मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। आज मैंने कोशिश की है जो टॉपिक लिए हैं उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों तक समझाने की, ज्यादा लीगल वर्ड यूज ना करके बेसिक फैमिलियर लैंग्वेज जो आप लोगों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है वो समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। हेलो, We are able to see it. We are able to see सी it. इट ना? या ओके, Yes, madam. या पहले मैं मेरे को आपको थोड़े मेरे एजुकेशन की डिटेल देती हूँ। मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है भवंस कॉलेज और मुंबई यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एलएलबी का डिग्री लिया है जितेंद्र चौहान लॉ कॉलेज, जिसे मिठी बाई के नाम से जानते हैं। और उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ लॉ किया है बिजनेस लॉ के अंदर एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से। मैं हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। उसके अलावा छोटे कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने पहले एंकर ग्रुप ऑफ कंपनी, जो कि अभी उनके साथ भी लीगल डिपार्टमेंट में काम किया है। फिलहाल मैं सॉलिसिटर पीयूष शाह के साथ भी एसोसिएट्स हूँ, उनका भी लीगल का सारा काम हम संभाल रहे हैं। उसके अलावा ये सारी जो संस्थाएं हैं, कच्ची एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन में मैं मेंबर हूँ, बॉम्बे बार एसोसिएशन, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट डिंडोशी, उसमें भी मैं मेंबर हूँ। मलाड में एक राजस्थान रिलीफ सोसाइटी करके है, वहां पे भी हम एसोसिएट्स होके हमारी लीगल सेवाएं दे रहे हैं। सहयोग ग्रुप है दहीसर में, वहां पे भी हम एसोसिएट्स हैं। मलाड कच्ची जैन फाउंडेशन में भी हम मेंबर और एसोसिएट्स हैं। और एक एनजीओ है कच्छ युवक संघ करके, उसके भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसमें भी हम मेंबर रह चुके हैं। और उसमें हमने बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स दिए हुए हैं पब्लिक को। ये कुछ अवार्ड्स मुझे मिले हैं। 1994 में राज ठाकरे जी से मुझे अवार्ड मिला था। 2000 में मुंबई के मेयर हरीश्वर पाटिल जी से अवार्ड मिला था। 2018 में स्मृति ईरानी, जिसे हम लोग फेमसली तुलसी के नाम से जानते हैं, जो अभी पॉलिटिक्स में मिनिस्टर के पद पे रह चुकी हैं, उनके हाथों से अवार्ड मिला था। मई 2018 में हाईकोर्ट के जस्टिस दानुका के हाथों से भी मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके अलावा अक्टूबर 2018 में भी एक संस्था ने, जो हमारे जैन समाज में बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है, उन्होंने भी मुझे अवार्ड्स दिए मेरे काम के लिए। 2018 में मुझे स्कॉलरशिप का अवार्ड दिया गया है, वो भी एक जैन संस्था है, जैन समाज की, कच्छी कम्युनिटी की। और लेटेस्ट फरवरी 2019 में मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था रिसर्च करके, तो उसके लिए भी मुझे अवार्ड्स मिले थे। अभी बात करें कि लिटिगेशन, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि लिटिगेशन क्या होता है और नॉन लिटिगेशन क्या होता है। लिटिगेशन मतलब आप जब कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करते हैं, एज एन एडवोकेट आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो प्रैक्टिस को बोलते हैं लिटिगेशन प्रैक्टिस। और नॉन लिटिगेशन प्रैक्टिस वो होती है जहां आप कोर्ट में नहीं जाते लेकिन लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। हम दोनों ही फील्ड में काम करते हैं, लिटिगेशन में भी काम करते हैं और नॉन लिटिगेशन में भी काम करते हैं। लिटिगेशन में हम बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, सिटी सिविल कोर्ट बॉम्बे और डिंडोशी में होते हैं, आर्बिट्रेशंस के मैटर्स होते हैं वो भी हम लेते हैं, फैमिली कोर्ट में भी जाते हैं, स्मॉल कॉजेस कोर्ट। स्मॉल कॉजेस कोर्ट मतलब वहां पे रेंट एक्ट के मैटर चलते हैं। आप में से शायद बहुत लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि अरे इतने सारे कोर्ट्स होते हैं, कौन से कोर्ट में कौन से मैटर्स चलते हैं। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग कोर्ट होती है। कंज्यूमर कोर्ट, ये शायद आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे कंज्यूमर कोर्ट से। रेरा कोर्ट, जो आजकल अभी नया एक्ट निकला है रेरा, जब आप रीडेवलपमेंट में जाते हो तब ये आपको काम आता है। एनसीएलटी करके भी अभी नया एक 2 साल से फील्ड निकला है, जहां आप कंपनीज आपको पेमेंट नहीं दे रही हैं या वाइंडिंग अप के जो इश्यूज थे पहले हाई कोर्ट में चलते थे, अभी वो एनसीएलटी कोर्ट में चलते हैं। कोऑपरेटिव कोर्ट्स, आपको अगर आप जो सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे आपको कोई इश्यूज है, वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं, वहां के जो मैटर्स होते हैं वो सब कोऑपरेटिव कोर्ट में चलते हैं। डीआरटी मैटर्स, डेप्ट रिकवरी मैटर्स बोलते हैं।
जहाँ पे आप बैंक से लोन लेते हैं और जब आप लोन चुका नहीं पाते तब जो सारे प्रोसीजर होते हैं वो डीआरटी में होते हैं, एसआरए और महाडा, और उसके अलावा बीएमसी मैटर्स। ये सब लिटिगेशन के फील्ड है। हम लिटिगेशन में इन सारी चीजों में प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से एरिया हम कवर करते हैं। ये सारे कोर्ट्स में तो जाते हैं, लेकिन हम 4 एरिया है, वो 4 एरिया में हम मेजरली काम करते हैं। पहला एरिया है प्रॉपर्टी एरिया। तो प्रॉपर्टी एरिया में हम क्या क्या काम करते हैं नॉन लिटिगेशन में। आपको अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आपको उसके सेल एग्रीमेंट बनाने हैं, या आपका ही घर है लेकिन आपको अपने ही परिवार को किसी को ट्रांसफर करना है तो आपको गिफ्ट डीड जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। लिव इन लाइसेंस, आपको अपनी जगह लिव इन लाइसेंस पे देनी है तो उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब भी हम बनाते हैं। 351, 354 सेक्शन और एनी अदर बीएमसी नोटिस। आजकल जैसे आप देखते हैं बीएमसी नोटिस, स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट बहुत सारी सोसाइटियों को नोटिस आती है बीएमसी का कि आपकी सोसाइटी इतनी पुरानी है, आप स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट कराइए। उसको 351 नोटिस बोलते हैं। 354 मतलब अगर आपकी बिल्डिंग बहुत बुरी कंडीशन में है, डिलाइपलेटेड कंडीशन में है, तो उसको खाली करने के लिए भी बीएमसी आपको नोटिस देती है। तो ऐसे कुछ नोटिस आते हैं, उनका रिप्लाई देना, उनके लिए अगर कोर्ट में जाना पड़े तो वो भी हम करते हैं। टेनेंसी एग्रीमेंट्स भी हम बनाते हैं। आप कहीं लैंडलॉर्ड है, आपको टेनेंसी कहीं से को देनी है या आपको लेनी है, तो वहां पे भी एक डॉक्यूमेंट बनता है। रेंट इशू है, बहुत सारे सोसाइटीज में हमने देखा है कि लैंडलॉर्ड रेंट नहीं ले रहे, तो वहां पे जो इशू आते हैं तो उनसे भी हम डीलिंग करते हैं। टेनेंसी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने हैं। भाड़े की रूम में आप रहते हो, आप नाम आपके पिताजी का है भाड़ा चिट्ठी पे और आपको ट्रांसफर करवाना है, तो वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन का काम आएगा वो भी हम करते हैं। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैटर। डीम कन्वेंस करवाना है या कन्वेंस करवाना है सोसाइटी का, या सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, क्योंकि आजकल ज्यादातर मुंबई में सिनेरियो यही है कि रीडेवलपमेंट के काम ज्यादा होते हैं, सोसाइटियां पुरानी हो गई हैं, तो वहां पे जो सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं वो भी हम करते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में कोई मेंबर मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो उसके लिए आपको जो लीगल कदम उठाने हैं तो वो भी आप हमारी मदद ले सकते हैं। पार्किंग रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यू है या और भी सोसाइटी रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो उसमें भी हम डील करते हैं। फैमिली मैटर्स, जो ऐसे कि आज का हमारा टॉपिक है विल। आपको विल बनानी है या विल बनी हुई है, उसके बाद उसको जिनके नाम पे विल है उनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए क्या क्या लीगल प्रोसीजर होती है, जैसे कि प्रोबेट पिटिशन, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेशन सर्टिफिकेट, वो सारे काम भी हम करते हैं। फैमिली मैटर्स में शादी करवानी है, कोर्ट मैरिज करवाना है, या आपका कोई डिवोर्स का इशू है, या डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आपको उस चीज से तकलीफ है, घरेलू हिंसा जिसे कहते हैं हिंदी में, तो उससे भी अगर कोई रिलेटेड आपको इश्यू है तो वहां पे भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। कमर्शियल मैटर्स, जहाँ पे आपका ये बिजनेस रिलेटेड फील्ड है, जहाँ पे आपको कहीं पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन या एजेंसी, आपका कोई प्रोडक्ट है आप उसके लिए एजेंट बनाना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना चाहते हैं, तो वहां पे भी जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं। मनी रिकवरी इश्यू है, माल बेच दिया है, पैसे नहीं आ रहे, उस समय क्या करना चाहिए, उसके रिलेटेड कुछ काम है। या चेक आया है, चेक बाउंस हो गया है, तो क्या करना चाहिए। या आपके साथ बिजनेस में किसी ने चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, तो इन सब चीजों में आपको अगर लीगल सहायता चाहिए तो हम मिल सकते हैं। अभी बात करें आज के टॉपिक की, तो आज के टॉपिक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है विल, दूसरा है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और तीसरा है कि जब आप लिव इन लाइसेंस बनाते हैं तो उसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं विल से। विल होता क्या है, क्या जरूरत है विल बनाने की। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप अपनी संपत्ति, आपके जाने के बाद किसको क्या मिलेगा वो आप निर्धारित करके सब लिखित रूप में लिख के जाए, ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार वालों को कोई तकलीफ ना हो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने में, ना ही परिवार में कोई झगड़ा हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा है हमने कि जहाँ विल नहीं बनती है वहां पहले तो सब ठीक होता है, लेकिन जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर के और सब उस मृतक इंसान की संपत्ति को बांटने का टाइम आता है तभी परिवार में झगड़े, मनमुटाव सब हो जाता है। तो वो अवॉइड करने के लिए
आपको विल बनाना चाहिए। ये हो गई विल की रिक्वायरमेंट। अभी और विल आप लिखित में बनाइए, ये एक बहुत जरूरी होता है। कौन बना सकता है विल? 18 साल के बाद का जो एडल्ट होता है वो एलिजिबल होता है एज पर लॉ विल बनाने के लिए, बट हम आज के सिनेरियो में जनरली एडवाइस करते हैं कि आप 50 इयर्स का एज क्रॉस करोगे उसके बाद आपको एक विल बना के रख लेना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोगों को ऐसा सवाल होता है, इतना जल्दी विल बना के क्या करना है, देखेंगे बाद में बनाएंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। बट प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसी गलती ना करें। अगर आप 50 साल के ऊपर हो गए हैं तो अपना विल बना के रखें, क्योंकि आज के सिनेरियो में आप भी देखते हैं इंसान भला भला रहता है, सुबह बात करता है, शाम को हार्ट अटैक आके मर जाता है, उसको खुद को पता नहीं होता है, एकदम फिट रहता है, या कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ऐसे समय में आपका परिवार पीछे से तकलीफ में आ जाता है। उनको तकलीफ में ना लाके सारा काम एकदम स्मूथ रीत से चले, वो हिसाब से आपको एक विल बना के रख लेना चाहिए। इसलिए रिक्वेस्ट है कि जो भी 50 इयर्स के ऊपर के लोग हैं वो शांति से सोचे इस बारे में। बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग विल। बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग विल में ऐसा होता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किसको क्या देना है, आपके जाने के बाद वो चीज उस इंसान को ही मिलती है। अगर आपने विल नहीं बनाया रहेगा तो आपको जिसको जो देना है वो नहीं हो पाएगा, वो फिर उन लोग के बीच में जो समझौता होगा या झगड़ा होगा, कोर्ट कचहरी होगी, वो सब में टाइम वेस्ट होके चीज पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन किसी के हाथ में नहीं आएगी। ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं, हम ऐसे भी लड़ते हैं। हमारे एक क्लाइंट है जो एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने विल नहीं बनाया था, 1984 से अभी तक वो लोग प्रॉपर्टी के लिए सारे बच्चे झगड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है और प्रॉपर्टी पड़े पड़े सड़ रही है, खराब हो रही है। इसलिए अगर आपने विल बना के गए होते तो आप वो चीजों का सही तरह से बंटवारा कर सकते हैं, आपको किसको क्या देना है आपकी फैमिली मेंबर में, उनके बीच में पीछे से झगड़े नहीं होते हैं, परिवार का संप बना रहता है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। अभी आप प्रिकॉशन क्या रखेंगे विल बनाते टाइम, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप विल बनाते हैं? आपको पहले तो अपने सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टीज भी आ जाती है और इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपके पास कितनी ज्वेलरी है, एफडीज है, कैश इन हैंड है, आपने कुछ शेयर मार्केट्स में शेयर्स खरीद के रखे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, ये सारे जो आते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टीज में आते हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका घर है, दुकान है, ऑफिस है, गांव में कोई जगह है या कोई लैंड आपने लेके रखा है, वो सारी चीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज में आती है। तो आपको हर एक चीजों का लिस्ट बना के रखना है, ध्यान से शांति से सोच के, ताकि कोई चीज मिस आउट ना हो जाए। जब आप विल फाइनल बनाने बैठे, आपकी सारी प्रॉपर्टीज को आपको इंक्लूड करना है और साथ में आप किसको क्या देना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी आप अपने परिवार के कौन से सदस्य को देना चाहते हैं वो भी आपको निर्धारित करना है। इन चीजों का आपको विल बनाते टाइम ध्यान रखना है। अभी रिक्वायरमेंट क्या क्या है विल बनाने के टाइम? एक तो आप लीगल एक्सपर्ट के पास जाइए विल बनाने के लिए, ताकि वो आपकी जैसी इच्छा है वो इच्छा को प्रॉपरली लीगल ढांचे में बिठा के फिट कर सके। उसके बाद आपको एक एग्जीक्यूटर लगेगा। एग्जीक्यूटर क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगी। आपको 2 विटनेस लगते हैं जो आपकी साइन, आपने विल बनाया है उसके नीचे साक्षी करके सिग्नेचर करेंगे, और एक डॉक्टर सर्टिफिकेट लगता है। बस इतनी छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है विल की। और विल का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, वो आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं, वरना आप नोटरी करके भी विल बना सकते हैं। ना ही आपको स्टैम्प पेपर की जरूरत है, ना ही रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, मतलब काफी कम खर्चे में ये विल आपका बन जाता है। कभी कभी बड़े बुजुर्गों को ये सवाल होता है कि भाई इंग्लिश तो हमको आता नहीं है, इंग्लिश में आप लोग क्या लिखते हो हमको समझता नहीं है, तो क्या ये जरूरी है कि विल इंग्लिश लैंग्वेज में ही बने? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, लेकिन उसको लीगल फॉर्मेट देने के लिए आपको इंग्लिश में विल बना के उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन होता है, वो ट्रांसलेशन वो विल के साथ आपको अटैच करना है। और जो भी इंग्लिश में विल बनती है वो भी आपको आपको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा में आपको समझा के वो विल बनाई भी जा सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश नहीं आता है तो हम अपना विल नहीं बना सकते हैं।
आप लीगल एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं और जो विल इंग्लिश में बना है ऑफिशियली उसका आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके भी आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया एग्जीक्यूटर के बारे में, तो एग्जीक्यूटर कौन होता है? एग्जीक्यूटर वो इंसान होता है जिस पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मैंने ये विल में जैसे जैसे चीजें लिखी है वो उस इंसान को मिले, इसकी जिम्मेदारी वो एग्जीक्यूटर पे होती है। और एग्जीक्यूटर जनरली आपको 45 साल से नीचे वाले इंसान को ही चुनना है। इसका एक मेन रीजन ये है कि आप अपने हम उम्र को एग्जीक्यूटर चुनेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे पहले एग्जीक्यूटर का देहांत हो जाता है, तो वहां चीजों में तकलीफ आ जाती है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि जो यंग जनरेशन हो उसको आप एग्जीक्यूटर चुने, 45 के नीचे के। हेलो 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 हेलो। बोलिए पायल बेन, सुनाई दे रहा हाँ, है। बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। किसी का अनम्यूट हो गया हाँ होगा, बट आप यू गो हाँ अहेड, इट इज गोइंग परफेक्टली ऑलराइट। या तो एग्जीक्यूटर आपको 45 के नीचे का ही चुनना है, ये आप बेसिकली ध्यान रखिए। क्योंकि जब आपकी जो इच्छा के हिसाब से आप तो पेपर में लिख के चले जाएंगे, लेकिन आपके जाने के बाद वो चीज प्रॉपरली वो इंसान तक लीगली पहुंची कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी वो एग्जीक्यूटर के ऊपर रहती है। मतलब एग्जीक्यूटर आपको ऐसा ढूंढना है जो तटस्थ इंसान हो, जो न्यूट्रल इंसान रह सकते, वैसे इंसान को आपको एग्जीक्यूटर चुनना है। अभी उसकी रोल्स और ड्यूटी क्या होती है? तो जब आपका विल खोला जाता है, पहले तो विल जब आपका स्वर्गवास हो जाता है उसके बाद ही खोला जाता है, आप जीते जी अपना विल नहीं खोल सकते। उसके बाद जब विल खुलता है तो उस विल के हिसाब से आपने आपकी प्रॉपर्टियां डिवाइड करके रखी होंगी कि भाई चलो मेरा घर मेरी बीबी के नाम पे किया है, ऑफिस बेटे के नाम पे किया है, गांव की जमीन बेटी के नाम पे की है। तो वो सब लीगल प्रोसेस में उन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए वो जो एग्जीक्यूटर होता है वो कोर्ट में जाके परमिशन लेके सारी चीजें उन तक पहुंचाता है, लीगली उनके नाम पे ट्रांसफर करता है, ताकि उसके बाद उनको अगर वो प्रॉपर्टी बेचनी है या उससे कुछ भी व्यवहार करना है तो उनको वहां दिक्कतें नहीं आती है। जहाँ की विल नहीं रहती वो सिचुएशन में ऐसा होता है कि अगर समझो आपके नाम पे घर है, आप एक्सपायर हो गए, आपने विल नहीं बनाई है और आपके 4 बच्चे हैं, तो वो घर अगर किसी एक बच्चे को बेचना है तो उसको उन चारों बच्चों की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बगैर वो बेच नहीं सकता है। कभी कभी जब वहां परमिशन में मनमुटाव होता है तो चीज जाती है कोर्ट केस तक और लड़ते रहते हैं और उसका सोल्यूशन आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए बेटर है कि आप जब भी विल बनाए तो चीजों को डिवाइड करके बनाए, और इस तरह से डिवाइड करें कि आपके परिवार में पीछे से झगड़े ना हो। इन चीजों को आपको ध्यान रख के विल बनाना चाहिए। तो एग्जीक्यूटर जो है वो आपकी इन चीजों के लिए कोर्ट में जाके परमिशन लेके लीगली उन चीजों को उन जो बेनिफिशियरी है उसके नाम पे ट्रांसफर करेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो उसका जिम्मेदारी हो जाती है। उसके लिए उसको अगर लीगल की हेल्प लेनी पड़े या किसी और चीज जरूर, बहुत सारी चीजों की जो जरूरत होती है, तो आप उसको परमिशन देके जाते हो कि भाई आप मेरे बिहाफ पे ये सब करके मेरे परिवारजनों तक मेरी ये चीजें पहुंचाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई हमने नॉमिनेशन फॉर्म तो भरा है, फिर विल बनाने की क्या जरूरत है? नॉमिनेशन और विल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉमिनेशन एक ट्रस्टी हो जाता है, ओनर नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है कि नॉमिनेशन जो है वो एज ए ट्रस्टी है। ट्रस्टी मतलब वो जो भी चीज है उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उस पर रहती है, लेकिन उसको ओनरशिप का राइट नहीं दिया जाता है। बहुत सारी सोसाइटीज में हम लोग ने देखे हैं कि सोसाइटीज ऑफिसर्स को पता नहीं होता है, वो लोग नॉमिनेशन फॉर्म भरा है उसके ऊपर नाम ट्रांसफर करके दे देते हैं, लेकिन यहाँ आपके टाइटल में डिफेक्ट आ जाता है। और ये चीज जब आप वो जगह बेचने जाते हैं तभी आपको इस चीज से तकलीफ हो जाती है, क्योंकि खरीदने वाले के पास पूरा टाइटल नहीं रहता है, उसको भय रहता है कि भाई यहाँ पे किसी का क्लेम आ गया, कुछ हो गया, तो वो सब चीजें कैसे हैं वो मैंने आपको पीछे के टॉपिक में हम कवर करेंगे, टाइटल के इश्यूज जो भी हैं। तो नॉमिनेशन सिर्फ उसको ट्रस्टी बनाएगा, मतलब कल सोसाइटी को अगर मेंटेनेंस वसूल करना है तो सोसाइटी नॉमिनी को अप्रोच करेगी कि भाई आपके इतना शेयर हो रहा है, आप दीजिए।
लेकिन लीगल वैलिड ट्रांसफर्स के लिए वो नॉमिनेशन इज नॉट अलाउड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है। उसके लिए आपको विल ही चाहिए। इसके लिए ये जो अगर आपके बीच में गलत फहमी है कि नॉमिनेशन भर दिया तो विल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉमिनेशन का स्टेज अलग है, विल का स्टेज अपनी जगह, दोनों अलग अलग चीज है। that is very different चीज અને બધું બહુ સરસ છે। और उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि क्या एक इंसान एक से ज्यादा विल बना सकता है? ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एक विल बना के रख दिया, थोड़े टाइम के बाद आपको वो चेंज करने की इच्छा होती है कि नहीं मुझे अभी इसमें बदलाव करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और उसके लिए आपको पूरा विल कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं है। आपको जो हिस्सा चेंज करना है उसी हिस्से को चेंज करके, हम कोडिसिल करके डॉक्यूमेंट होता है वो बना सकते हैं। मतलब आप विल का कोई एक हिस्सा भी चेंज कर सकते हैं, या आपको अगर पूरा विल चेंज करना है तो वो भी आप बना सकते हैं। लॉ में ऐसा कुछ नहीं है कि एक इंसान एक ही विल बनाएगा। हाँ, लेकिन जो विल सबसे लास्ट बना होगा उसको राइट विल माना जाएगा। फिर आप दो विल बना के बोलोगे अरे एक एक्सक्यूज मी, हेलो, रिक्वेस्ट है प्लीज बीच में मत बोलिए। हम बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तब आपके जो भी क्वेश्चंस हो हम सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप दो विल अलग अलग कॉन्ट्ररी विल बनाए। अगर आपने वैसा किया है तो जो आपका लेटेस्ट विल बना होगा, मतलब समझो एक विल आपने 2018 में बनाया, एक 2019 में बनाया, और दोनों में कॉन्ट्ररी चीजें बनाई। 2018 की विल में लिखा मेरा घर मेरे बेटे को जाएगा, 2019 की विल में लिखा मेरा घर मेरी बीवी को जाएगा, तो आपकी जो लेटेस्ट 2019 की विल होगी उसको सही माना जाएगा। तो आप दो विल भी बना सकते हैं, बट कॉन्ट्ररी विल इज नॉट अलाउड। ये हो गए थोड़े विल के ऊपर, थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है कि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सामने वाले से जमा करने हैं। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब फ्लैट की स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी परचेस हुए हैं, जितने भी सेल हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट क्रोनोलॉजिकली आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक लीगल एक्सपर्ट को कंसर्न करना है और उनसे सेल एग्रीमेंट बनवाना है, ताकि उसमें कुछ गड़बड़ हो, डिफेक्ट हो, तो वो लीगल कंसल्टेंट को समझ जाता है, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए बेटर रहता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइटल इन्वेस्टिगेशन। ज्यादातर लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं कि क्या जरूरत है, हमने सब डॉक्यूमेंट देखे, सब रजिस्टर है, चलो साइन कर देते हैं, हो जाएगा। नहीं, इसमें बहुत बार पीछे से तकलीफें आती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेलर होता है वो परचेसर को बताता नहीं है कि इसमें कुछ किसी का क्लेम है या हमारी एंसिस्टर प्रॉपर्टी है। वो आपको अंधेरे में रख के चीज बेच देता है, वो तो पैसा लेके निकल जाता है, अटक आप जाते हो, आपके पैसे भी जाते हैं और बहुत बार आपके हाथ से पोजीशन भी चला जाता है। अगर कोर्ट, सामने वाला इंसान कोर्ट में जाके चीजें आपके अगेंस्ट में ऑर्डर लेके आया तो आपको घर खाली भी करना पड़ता है। इसके लिए आपको थोड़े जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर घर खरीदते टाइम ध्यान रखना है। टाइटल इन्वेस्टिगेशन करना है मतलब आपको एक पब्लिक नोटिस देनी है न्यूज़पेपर में। एक जो जो एरिया में आप खरीद रहे हैं घर, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज दीजिए और एक इंग्लिश पेपर में एडवर्टाइज दीजिए। एग्जाम्पल, अगर हम मुंबई में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मुंबई में महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी है, तो एक मराठी न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में खरीददार को ऐड देनी है कि भाई मैं ये जगह पर फलाना फलाना फ्लैट खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ, अगर इस फ्लैट में किसी का भी हिस्सा है तो आप 14 दिन के अंदर हमसे मिलके आपका जो भी ऑब्जेक्शन है वो बताइए। इससे क्या होगा, अगर आपको परचेसर अंधेरे में रख रहा है तो वो चीज अगर वो सामने वाले इंसान ने पब्लिक नोटिस पढ़ी होगी वो आपके पास आएगा, तो आपका टाइटल का जो इश्यू है वो नहीं होगा। अभी आप सोचोगे अरे ऐसे तो पब्लिक नोटिस आते हैं लेकिन कौन पढ़ता है, आप भी देखोगे तो आप लोग भी शायद न्यूज़पेपर में कभी पब्लिक नोटिस नहीं पढ़ते रहेंगे। बहुत कम लोग रहते हैं जो ये न्यूज़पेपर में ये सेक्शन पढ़ते हैं। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है सर्च रिपोर्ट। सर्च रिपोर्ट मतलब आप 30-40 साल का, बोलते हैं ना जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोगों की कुंडली निकालते हैं,
ऐसे हम वो फ्लैट की कुंडली निकालते हैं। सर्च रिपोर्ट हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर उनके लीगली रिकॉर्ड में ये फ्लैट किस किस के नाम पे बिका है उसका पूरा रिटर्न में आपको लिस्ट मिलता है। वो लिस्ट से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको सेलर ने जितने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सब डॉक्यूमेंट इसमें है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेलर है उसने या उसके आगे वाले सेलर ने किसी से बैंक से लोन लेके रखी है और उसका फ्लैट मॉर्गेज किया है। अगर वो आपको बताएगा नहीं तो आपको समझेगा कैसे कि उसने फ्लैट मॉर्गेज किया है। तो ये जो सर्च रिपोर्ट होता है उसमें वैसे जो मॉर्गेज डीड और वो सब भी जो वो बनाते हैं वो भी रजिस्टर होके आ जाती है। तो हमें इजीली समझ में आ जाता है कि भाई ये इस चीज पे फ्लैट पे मॉर्गेज थी। तो हम सेलर से डिमांड कर सकते हैं कि भाई आप बैंक की एनओसी लेके आओ, क्योंकि कल बैंक उठ के हमें तकलीफ ना दे। क्योंकि हमने देखा है, ऐसा भी हुआ है, हमारे पास एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने 4 साल पहले घर खरीदा था। उन्होंने टाइटल सर्च नहीं किया था, सर्च रिपोर्ट नहीं किया था, एग्रीमेंट्स देख के साइन कर लिया। 4 साल के बाद एक बैंक का लोन था, सेलर उसके पास से लोन लेके गया था, उसने बैंक को भी अंधेरे में रखा और परचेसर को भी अंधेरे में रखा। वो पैसा लेके निकल गया। 4 साल के बाद बैंक क्लेम लेके आई कि भाई आप हमें हमारा इसके ऊपर हक है, हमने ये जगह पे लोन दिया था, आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। वो बैंक से ऑर्डर भी लेके आया बैंक कोर्ट से कि विद इन 24 आवर्स आपको खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो बैंक से कंसर्न में थे नहीं, बैंक को पता नहीं था। बैंक ने जिसने लोन लिया है उसको सारे इंटीमेशंस भेजे और 4 साल के बाद जब ऑर्डर मिला तो बैंक सीधा आपके घर पे ऑर्डर लेके आई कि भाई 24 घंटे का नोटिस है, 24 घंटे में आप घर खाली करो, नहीं तो कल हम पुलिस प्रोटेक्शन लेके आएंगे और आपको जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देंगे। और हमें रातों रात स्टे लेने जाना पड़ा। तो वो जो मेंटल टेंशन और वो सब क्रिएट हो गया, वो अवॉइड करने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई आप टाइटल इन्वेस्टिगेशन करें, सर्च रिपोर्ट दे, ताकि इन सब चीजों में आपको आगे जाके तकलीफ ना हो। और आप सब ये जब करते हैं तो जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं वो अपने लेटर हेड पे आपको टाइटल सर्टिफिकेट लिख के देते हैं। मतलब कल अगर ऐसा सिचुएशन भी आता है तो आपका पलड़ा भारी रहता है कि आपने जब फ्लैट खरीदा है, जो लीगली जो भी आपको विधियां करनी चाहिए थी आपने सब की है। तो कोर्ट आपकी तरफ लीनियंट और इनोसेंट सिटीजन्स की तरफ देख के आपकी तरफ देखेगा। नहीं तो कोर्ट आपसे भी सवाल करेगा कि आपने खरीदा तो आपने जाना नहीं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे को मालूम नहीं था। जो ड्यू लॉ के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको भी फॉलो करनी है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं अरे क्यों खर्चा करना है, चलो जाने दो, हो गया, एग्रीमेंट बना के साइन कर लिया, हो गया। लेकिन फिर जब ऐसी तकलीफें आती है तो वो खर्चा भी 3-4 गुना हो जाता है और आपको जो मेंटल टेंशन होता है, कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं, वो सारी चीजों की तकलीफ और बहुत ज्यादा होती है। तो वो सारे अवॉइड करने के लिए आपको ये चीजें करनी चाहिए और इंटीमेट करना चाहिए सोसाइटी को। जहाँ पे आप जगह खरीद रहे हो वो सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को मिलके आपको उनको इंटीमेट करना है कि भाई ये हम जगह ले रहे हैं। और साथ में चेक ऑल दी अर्लियर ड्यूज आर फुल्ली पेड एंड ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम सोसाइटी। आप जिससे सेलर से परचेस कर रहे हो उसने अपने सारे मेंटेनेंस या कुछ भी सोसाइटीज के उसके कुछ ड्यूज बाकी नहीं है ना, वो आपको देखना है। और सोसाइटी से एनओसी भी लेनी है कि सोसाइटी को कोई आपत्ति नहीं है अगर ये सेलर हमें ये फ्लैट बेचता है तो। और एग्रीमेंट बनाने के बाद आपको उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरनी है और एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना है। ये बहुत जरूरी चीज है। प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरने पर आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है। तो जो लीगली गवर्नमेंट का एक रेडी रेकनर आता है उसमें आपका फ्लैट का एरिया किस जगह पे रहे, उसका सीटीएस नंबर के हिसाब से गवर्नमेंट ने एक बुक में उसके रेट दे के रखे हैं कि ये फ्लैट का ये एरिया में है तो उसका इतना स्टैम्प ड्यूटी आएगा। वो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन एजेंट के पास जाएंगे तो वो आपको स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट निकाल के दे सकते हैं, या लॉयर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट निकाल के दे सकते हैं। तो वो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट चेक करें और साथ में एग्रीमेंट रजिस्टर भी करें। ये सब करने के बाद भी आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड लेना है सेलर के पास से कि मैं जगह खरीद रहा हूँ, उससे पहले का अगर कोई क्लेम कुछ ड्यू आया तो वो भरने का जिम्मेदारी आपका होगा, मेरा नहीं होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप उनसे एक इंडेमनिटी लें। और एग्रीमेंट रजिस्टर होने के बाद आपको सारे ट्रांसफर फॉर्म्स भरने हैं, सिग्नेचर करके सोसाइटी में सारी कॉपी देनी है, नॉमिनेशन फॉर्म, ट्रांसफर फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स आपको सोसाइटी में कॉपीज देनी है। और उसके साथ ही आपको सेलर से पास से इलेक्ट्रिक बिल का नाम चेंज करवाना है, गैस का नाम चेंज करवाना है। जहां भी आपको नाम चेंज करवाने के लिए अथॉरिटी लेटर्स या नो एनओसी लगेंगे
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी सारे सेलर से साइन करवा के ले लेने हैं, क्योंकि बहुत बार रहता है लोग गड़बड़ी में भूल जाते हैं, फिर जब ये सब चीजें करनी होती है तब पता चलता है अरे अभी इसमें सेलर का एनओसी लगेगा या सेलर का सिग्नेचर लगेगा, और बहुत बार ऐसा होता है कि फिर सेलर अप्रोचेबल भी नहीं होता है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इसके लिए आप प्रिकॉशन ले और जब एग्रीमेंट बनाते हैं तभी इन सारी चीजों का ध्यान रखें, तो आपको सुविधा हो जाए। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक है जो आज का, कि जब आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं तब आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो पहले तो आपको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है वो लीगल एक्सपर्ट को ही कंसल्ट करके बनाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है लोग इंटरनेट पे टाइप करते हैं लीव एंड लाइसेंस का फॉर्मेट लेके बना के साइन करके रख देते, क्या है अभी लीव एंड लाइसेंस ही है ना, कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन वो चीज आपको पीछे से कितनी तकलीफ में डाल सकती है, ये मैं आपको ये पॉइंट्स के द्वारा समझाने का ट्राई करती हूँ। पहले आपको जाके सोसाइटी में परमिशन लेनी है, जिस सोसाइटी में आप अपनी जगह रेंट पे दे रहे हैं सोसाइटी को इंटीमेट करना है कि भाई हम ये जगह रेंट पे दे रहे हैं और सोसाइटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा आपको रिटर्न में उनसे परमिशन ले लेना है। और जब भी आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाए उसको रजिस्टर करें। अनरजिस्टर एग्रीमेंट आपके लिए बहुत तकलीफदायक हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है टेनेंट अंदर घुस जाता है फिर बाहर ही नहीं निकलता है, और उसको बाहर निकालने के लिए आपको कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। जगह आपका लेकिन मजे कोई और करता है, क्यों? क्योंकि आपने एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया। इसलिए एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, उसके लीगल फॉर्मेट्स होते हैं, उसके जो क्लॉज होते हैं वो सारे क्लॉज उसमें आने चाहिए। सिर्फ नाम पता लिख दिया इतना भाड़ा इतना ये, वैसे शॉर्टकट्स वाले जो एग्रीमेंट्स बनते हैं और लोग उनके पास जाते भी हैं, वो अवॉइड कीजिए, बेटर होगा आपके लिए। और आप जो जगह डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रीमाइसेस, आप जो जगह लीव एंड लाइसेंस पे दे रहे हैं उसको उसका जो डिस्क्रिप्शन है आपको क्लियरली लिखना है लीव एंड लाइसेंस में। सिर्फ बिलिंग नंबर रूम नंबर ये ऐसे नहीं, लीगली फॉर्मेट में उसका सर्वे नंबर क्या है, सीटीएस नंबर क्या है, वो कौन से सबर्बन रजिस्ट्रार के एरिया में आ रहा है, वो सारी डिटेल के साथ आपको आपका डिस्क्रिप्शन देना है। और इसके साथ ही आपको स्पेसिफिक डेट एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, कि आपको एक डेट भी स्पेसिफिक लिखनी है कि भाई 10 तारीख तक आप मुझे, मतलब 10 तारीख को आप रेंट, जो आपका टेनेंट है वो आपको हर महीने 10 तारीख को आपका रेंट देगा। और पेमेंट ऑफ मोड क्या रहेगा, चेक से देगा, पीडीसी दे रहा है, आरटीजीएस कर रहा है, वो आपकी कमर्शियल टर्म है, आप जैसे डिसाइड करें वैसे आप कर सकते हैं, बट इसका स्पेसिफिकेशन लिखना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा देखा है लिखा रहता है हाँ टेनेंट भाड़ा देगा हो गया, लेकिन किस तारीख तक देगा, उसका लिमिट क्या, किस मोड में देगा, पोस्ट डेटेड चेक लेके आपको रखने चाहिए कि भाई आप पीडीसी देख के हमको रखिए, ताकि फ्यूचर में अगर वो कहीं भाड़ा ना दे पाए तो आपके पास भाड़े के लिए का अरेंजमेंट हो। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट क्लॉज, ये भी एक बहुत जरूरी क्लॉज होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्लॉज इसलिए रखा जाता है कि अगर आपका टेनेंट कभी भाड़ा नहीं दे पाता है या कुछ घर में रहते रहते उसने किस चीज का नुकसान कर दिया तो आपको वो रिपेयर करवानी पड़ती है। छोटी मोटी चीजें होती है तो आप रिपेयर करवा सकते हो, लेकिन कभी ऐसा होता है बहुत सारा रिपेयरिंग का खर्चा आ जाता है जब वो टेनेंट छोड़ के जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्लॉज इसीलिए रखा जाता है। और जनरली 3 महीने का मंथ, अगर आप 11 महीने का एग्रीमेंट बना रहे हैं तो 3 महीने का जो रेंट होता है वो अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिसाब से रखा जाता है कि एक आध महीना अगर टेनेंट रेंट नहीं दे पाता है तो आप वो मामले में सिक्योर हो कि आप उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से डिडक्ट कर सकते हो वो अमाउंट। और ये इंटरेस्ट फ्री होती है, आपके पास रहती है, जब आपका टेनेंट खाली करके जाएगा तब आपका हिसाब से अगर कुछ उसका ड्यूज निकलता है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट से कट करके बाकी का अमाउंट आपको उसको रिटर्न देना होता है। मेंटेनेंस, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द प्रीमाइसेस, यहाँ जब आप जगह रेंट पे देते हैं तो आप जब सोसाइटी को पेमेंट करेंगे ना तो मेंटेनेंस का पेमेंट आप अपने नाम पे कीजिएगा, टेनेंट के नाम पे मत कीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल उसको भरने दीजिए, बट सोसाइटी में जहाँ भी एंट्री है क्योंकि ओनर आप हैं तो आपको ही लेना है। फिर भले आप कमर्शियल टर्म में वो नक्की करें और पैसा टेनेंट से आप ले लें, बट सोसाइटी का जो थ्रू होता है वहाँ पेमेंट आपके ही नाम से जाना चाहिए, टेनेंट के नाम से पेमेंट देने की गलती ना करें। इलेक्ट्रिक बिल और वगैरह जो बिल है वो यूज कर रहा है तो वो भरेगा, ऐसा क्लियर कट एग्रीमेंट में लिख के होना चाहिए। पेनल्टी क्लॉज भी एक आपको लिखना चाहिए। पेनल्टी क्लॉज इन केस ऑफ डैमेज, अभी छोटा मोटा डैमेज होता है तो ठीक है,
आप समझते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है और आपके पास जितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी कम पड़ रहा है वो रिपेयर करवाने को, तो वो खर्चा आप कहाँ से निकालोगे? उसके लिए ये पेनल्टी क्लॉज होता है, उसमें एक अमाउंट डिसाइड किया होता है कि अगर इससे ज्यादा कुछ हुआ तो आप देंगे, और अगर उसने रेंट देने में आगे पीछे किया तो वहां पे भी आप ये पेनल्टी क्लॉज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि आप लेंगे कि एवरी मंथ की 10 तारीख तक आप मुझे रेंट दे दोगे, कभी कोई टेनेंट नहीं देता है तो ये पेनल्टी क्लॉज में लिखा हुआ होता है कि भाई 10 तारीख के बाद अगर आप नहीं दोगे तो आपको पर डे इतना पेनल्टी लगेगा, जितना दिन आप डिले करोगे उतने दिन के हिसाब से पेनल्टी क्लॉज लगता है। उसके बाद आता है टर्मिनेशन क्लॉज या नोटिस पीरियड। टर्मिनेशन क्लॉज मतलब कि आपको एग्रीमेंट खत्म करने की इच्छा है तो आप उसको नोटिस देंगे। कभी कभी ऐसा होता है जहां लोग 2-3 साल का एग्रीमेंट्स बनाते हैं एक साथ, तो ऐसा होता है कि 6 महीने बाद या तो ओनर को नहीं जम रहा है या टेनेंट को नहीं जम रहा है, तो वहां पे आप टर्मिनेशन क्लॉज डालेंगे कि भाई अगर हम में से किसी एक को एग्रीमेंट खत्म करना है तो हम आपको 1 महीने की रिटर्न नोटिस देंगे कि आपको 1 महीने के बाद हमको घर खाली करके दे देना है। ये टेनेंट भी दे सकता है और ओनर भी दे सकता है। नोटिस पीरियड रहता है 1 महीने का, ये क्लॉज आपको लिखना है ताकि ऐसे कोई चीज हो तो सडनली आपको भी तकलीफ ना हो कि अरे कल से टेनेंट बोल रहा है मैं खाली करके जा रहा हूँ, अभी मेरी जगह खाली पड़ी है, मुझे नुकसान हो रहा है। और टेनेंट के लिए भी सिक्योरिटी रहेगी कि रातों रात मेरे को कोई खाली नहीं करवा सकेगा। आपके पास भी 1 महीने का टाइम रहेगा कि आप जाके दूसरा टेनेंट ढूंढे, और टेनेंट के पास भी टाइम रहेगा कि वो भी अपना दूसरा अरेंजमेंट विद इन 1 मंथ कर ले। सबमिट पुलिस एनओसी टू द सोसाइटी, ये बहुत जरूरी क्लॉज है कि आप जब भी अपना कोई टेनेंट रखें तो उनका पुलिस एनओसी मतलब पुलिस वेरिफिकेशन करवा के उसका जो पुलिस सर्टिफिकेट देती है आपको, वो आप सोसाइटी में सबमिट करें। उसमें ज्यादा प्रोसीजर नहीं होता है, एक सिंपल सा फॉर्म होता है, उसमें भाड़ूत जो रहते हैं उनके नाम, एड्रेस, आधार कार्ड का नंबर रहता है, वो क्या करते हैं वो लिखा रहता है, आपका डिटेल रहता है, पुलिस उस पर स्टैम्प मार के बाकायदा एक फॉर्म बना के आपको देती है, वो आपको सोसाइटी को सबमिट करना है। इससे आपकी भी सेफ्टी होगी, टेनेंट की भी सेफ्टी होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लीव-इन लाइसेंस के ऊपर। अभी आजकल देखा जाए तो एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, फोर्स मेजर क्लॉज, कि अभी आज की सिचुएशन में आजकल अभी रिसेंट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे कि मैडम हमने जगह रेंट पे लेके रखी है, धंधा बंद है, सब बंद है, हम लोग भाड़ा कैसे दें? अगर आपकी एग्रीमेंट में आपने फोर्स मेजर क्लॉज रखा रहेगा तो वो आपको तब सिक्योरिटी दे सकता है। उसमें लिखा रहता है कि ये आपत्ति आने पर आपको भाड़ा या तो हम एग्जाम कर देंगे या आप 3 महीने 4 महीने बाद भाड़ा देंगे, तो आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तो फोर्स मेजर क्लॉज भी आप भी की सिचुएशंस के हिसाब से बहुत लोगों के लिए जरूरी माना जाता है। जनरली लोग टाइटल हिस्ट्री, टाइटल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई वेबसाइट या यूआरएल है क्या? फाइंड आउट डिटेल। नहीं, वेबसाइट पे आपको टाइटल इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट खरीद रहे हो उसमें पहला परचेसर बहुत पुराना भी हो सकता है। आपको वो रजिस्ट्रार की ऑफिस में जाके फिजिकली सारे बुक्स चेक करने पड़ते हैं उसके लिए। इतना इजी नहीं होता है कि आप वेबसाइट पे जाके सर्वे नंबर डाल के देख लो, क्योंकि वेबसाइट पे भी आपको कुछ ईयर्स के पहले का डेटा नहीं मिलता है, या उसमें भी ऐसा होता है आधा डेटा मिसप्लेस होता है, आधा डेटा होता है। लेकिन जब आप फिजिकली वहां जाके सर्च करते हैं तो आपको सारा डिटेल मिलता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पुराने एग्रीमेंट्स है तो उनके रिकॉर्ड फटे हुए रहते हैं, तो आपको वो वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप फिजिकल वो बुक्स का इंस्पेक्शन लेते हैं तब आपको वो सारी डिटेल मिलती है। हेलो, आज हाँ। प्रोबेट जाएंगे आप? प्रोबेट, प्रोविजन ऑफ प्रोबेट हाँ। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, प्लीज। प्रोबेट का इम्पोर्टेंस क्या होता है? यस, आपका एंड व्हाट सवाल। इज हाँ प्रोबेट एग्जैक्टली? या हाँ, प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट जब आप विल बना के
आप जब जाते हैं तो जिसका विल बना है उसकी प्रॉपर्टी उसने विल में जिस जिसके नाम पे लिखी है उसके नाम पर ट्रांसफर करवाने के लिए एक प्रोसेस होता है प्रोबेट, जिसमें आपको कोर्ट में जाके कोर्ट से ये ऑर्डर लाना होता है कि भाई ऐसे विल बना हुआ है और इस पर्सन के फेवर में ये सोसाइटी ये प्रॉपर्टी जा रही है, तो आप कोर्ट उसको लिखित ऑर्डर देती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है विल एक ही होता है, प्रॉपर्टी 4-5 होती है, और आप जब ट्रांसफर करने जाओगे तो आप ओरिजिनल विल तो किसी को दे नहीं सकते हो। इसके लिए एक प्रोबेट पिटीशन बनाया हुआ रहता है, वो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है प्रोबेट का। वो कहाँ प्रोबेट से लेना का होता है? सर्टिफिकेट आप हाई कोर्ट से कोर्ट से लेना पड़ता है। ओके, जो तो फॉर एग्जीक्यूटर दैट होता है वो फाइल करता है प्रोबेट पिटीशन। ओके, एंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द मेकर ऑफ वो प्रोबेट रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है वो टू मेक इट सिक्योर वो कुछ कर सकते हैं या नहीं नहीं एग्जीक्यूटर नहीं ओनली हैज टू डू दिस थिंग? नहीं, एग्जीक्यूटर कर सकता है। विल चीज ही ऐसी है कि आपके 100 साल पूरे होने के बाद वो डॉक्यूमेंट खुलता है। जब आप जिंदा है तब आप विल नहीं खोल सकते हो। अगर आप जिंदा है तभी आपको प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफर करनी है तो आप उसको गिफ्ट डीड बना के ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन विल से नहीं ट्रांसफर कर सकते। ओके, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। जिसने विल बनाया है तो उसको अपने विल की कॉपी कि भाई आफ्टर हिज डेथ नो वन इज गोइंग टू नो कि भाई अगर उसने बताया नहीं है कि विल की कॉपी कहाँ है, तो इट इज बेटर टू गिव इट टू एग्जीक्यूटर और द ऑल द बेनिफिशियरी और जस्ट यू गिव दिस प्रैक्टिकल। आप विल बना के या तो आपके बैंक लॉकर में रख सकते हैं या फिर आपने जिससे किसी एडवोकेट के पास भी आप सेफ्टी के तरह पे जमा करवा सकते हैं, या आपको किसी पे ट्रस्ट है कि भाई ये हमारा एकदम विश्वासु बंदा है, आप उसके पास भी विल जमा करके रख सकते हैं। हमेशा विल की 2 कॉपी रखिएगा, एक आपके पास रखिए और एक आप या तो जिस एडवोकेट ने बनाया है उसके पास रखिए, या आपका कोई ऐसा एकदम विश्वासु दोस्त है, कोई परिवार वाला है जिसके पास आप रख सकते हो। और आपको साथ में ये गारंटी होनी चाहिए कि वो बंदा जाके किसी और को बोलेगा नहीं, क्योंकि ये जो चीज रहती है वो बहुत सीक्रेटी चीज रहती है। तो जनरली लोग हमारे पास ही विल्स रख के जाते हैं और जब हम लोग ही उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं उनकी डेथ के बाद, तो वो आप कर सकते हो। ओके ओके, इज इट एडवाइजेबल टू गिव photocopy of bill to all beneficiaries? आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है, थोड़ा क्लियर क्वेश्चन। मेरे वहाँ तो नहीं है, कहीं और से आवाज आ रही है। अगेन आई एम it is advisable to give photocopy of each will to all the beneficiaries just for their knowledge No, ऐसा नहीं करना है। Okay, because it may create some problems during your lifetime only. ऐसा हो सकता है। Right. Yes. That's true. वैसा नहीं करना है। नहीं करना है। विल एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो आप बनाते हैं और जिसने बनाया है उसको पता होता है। बहुत सारे लोगों को हम बता नहीं सकते कि भाई हमने विल बना के रख दिया है। इट इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। राइट। मैडम, हेलो। ओके मैम, थैंक यू। यस, हेलो। एग्जीक्यूटिव कितने बना सकते हैं? यस, एग्जीक्यूटर आपके ऊपर है। आप एक एग्जीक्यूटर, आप उसमें लिमिट नहीं है, आप एक एग्जीक्यूटर भी रख सकते हैं या 2 भी रख सकते हैं। ऐसा कोई लॉ में नियम नहीं है कि आपको एक ही एग्जीक्यूटर रखना है। आप 2 एग्जीक्यूटर भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। And what is the difference between notary and registration in context of execution of will? देखिए, विल ऐसा है कि उसको लॉ ने ऐसा परमिट नहीं किया है कि आपको रजिस्टर करना है। नोटरी करके भी आप रख सकते हो और रजिस्टर करके भी रख सकते हो। रजिस्टर करते हो तो वो कभी अगर फ्यूचर में जाके विल चैलेंज होता है तो कोर्ट रजिस्ट्रार को बुलाती है और आप दिखा सकते हो कि भाई ये बंदा रजिस्ट्रार के पास आया था और उसने अपने हिसाब से विल बनाई है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं किया गया है। और आप नोटरी करोगे तो नोटरी वाला भी यही चीज उधर आके गवाही दे सकता है। अगर फ्यूचर में समझो किसी ने चैलेंज किया कि नहीं भाई ये विल तो गलत है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब विल बाहर आता है और फैमिली मेंबर्स को अच्छा नहीं लगता है कि अरे मेरे भाई को मेरे से ज्यादा मिल गया, मेरे को तो कम मिला है, तो वो लोग विल चैलेंज करने जाते हैं कोर्ट में कि ये विल गलत है। तो वो टाइम पे ये बंदे और जो विटनेस होते हैं, जो डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है, वो सब आपकी पुष्टि करते हैं कि नहीं हमारे सामने ये विल बनी है, हम उसके साक्षी है, ये विल सही है।
Right. And how is doctor's certificate to be attached with will? Just on his वो letter विल head? के साथ में एज अ अनेक्शर, यस, उसके लेटर हेड पे लिखा annexure. जाता है, डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है कि आप मानसिक पूरे होशो हवास में हैं और आप पे कोई दबाव नहीं है, आप Right. सुरक्षित इसमें विल बना रहे हैं, उसका वो सर्टिफिकेट देता है। Right. 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 प्रोबेट का प्रोसीजर कितने टाइम में इनिशिएट हो जाना चाहिए? ऐसा कोई प्रोबेट टाइम के लिमिट है? पिटीशन में जनरली 6-8 महीने में आपका हो जाता है, लेकिन अगर वो चैलेंज हुआ ना तो चीज अलग होती है। अगर वो डेथ चीज के किसी बाद, ने, डेथ हाँ, हो गया नहीं उसके ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं 4 है। साल 5 साल के बाद भी हाँ, प्रोबेट करा सकते हैं? मतलब उधर फिर आपको थोड़ा ऐसा दिखाना पड़ता है कि विल हमको अभी मिला है। जनरली आप 1 साल के बाद उसका प्रोसेस चालू कर सकते हैं, ओके बट वहाँ पे भी रास्ते होते हैं। हम जैसे लोग वहाँ पे, आप जब अटक जाते हो ये लिमिटेशंस की चीजों में, तो रास्ते निकाल देते हैं। ओके ओके ओके। पायल जी, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेके दो क्वेश्चन है। हमारी जो प्रॉपर्टी है, हाँ, तो हमने जो प्रॉपर्टी लिया था ना, उसमें जो एरिया लेते हैं ना एग्रीमेंट में, तो वो जो पहले के ओनर का जो एरिया था, क्योंकि वो रीडेवलप बिल्डिंग, मतलब पुराना बिल्डिंग 2 माले का था, उसके ऊपर बिल्डर ने एक्सटेंड करके 4 माला और बनाया था। हाँ, तो एग्रीमेंट में जो एरिया था और जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, वो एरिया में डिफरेंस है। तो सोसाइटी प्रॉपर्टी, ये केस को 4 साल के ऊपर हो गया, सोसाइटी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है। बोले नहीं, तुम्हारा दोनों का एरिया मिसमैच है, तो जब तक आप हमारे सोसाइटी के हिसाब से एरिया नहीं लिखोगे, हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि जो बायर्स है ना, वो कुछ 2 सिस्टर जिसके बीच में कुछ तो फैमिली प्रॉब्लम है। एक सिस्टर बॉम्बे रहती है, दूसरी सिस्टर पुणे रहती है। मतलब आपने प्रॉपर्टी खरीदा है? प्रॉपर्टी खरीद लिया है आउटराइट में। हाँ, और अभी दोनों जन जो है वो, क्योंकि सोसाइटी ने बोला कि आप अपना एग्रीमेंट का रेक्टिफिकेशन डीड लेकर आओ और हमारे हिसाब से एरिया लिखोगे तो ही हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये चीज अभी 4 साल से ऐसे यहाँ वहाँ हो रहा है और कोई आंसर इसका दे नहीं रहा है। ये एक चीज है। और उसी बिल्डिंग में दूसरा एक प्रॉपर्टी हमने खरीदा है, जहाँ पे जो सेकंड फ्लोर पे प्रॉपर्टी है, तो उसी ओनर का एक पुराना प्रॉपर्टी 8वें माले में था, तो जिसका कुछ बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग अभी भी पेंडिंग है सोसाइटी में, कुछ 3-4 लाख रुपया। तो सोसाइटी क्या बोल रही है कि क्योंकि सोसाइटी में अभी तक आप मेंबर नहीं, हमने पेपर सबमिट कर दी है सब बाय करके, सोसाइटी में ट्रांसफर सब कुछ। सोसाइटी बोली लेकिन अभी भी क्योंकि पुराने ओनर के नाम पे है, उसका आउटस्टैंडिंग कितना ज्यादा है, जब तक वो क्लियर नहीं करेगा तब तक हम आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं करेंगे प्रॉपर्टी। तो ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, छोटा सा एक मिनट लूंगा मैं, कि वो सोसाइटी के अंदर ना एक लॉयर है खुद, और वो बहुत सीनियर है, मतलब समझो 75 ईयर्स के ऊपर है। वो हर छोटी छोटी चीज के ऊपर सोसाइटी के ऊपर केस डाल देता है कमेटी के ऊपर, कि लोग गलत काम कर रहे हैं, पैसा खा के सब काम कर रहे हैं। सोसाइटी वाले जो है ना, सब डर गए कि लॉयर को और परेशान करेगा, तो हिसाब से बहुत ऐसा डर नहीं होता है। आप लीगली, आपके इसके ना मेरे को आपके डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे कि आपने कब खरीदे, और सिर्फ एक ड्यूज का इशू है या और कुछ इशू है, वो देख के आप सोसाइटी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेके नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन जो ड्यू पेंडिंग है वो सोसाइटी का राइट है, वो तो आपको पे करना ही चाहिए। इसके लिए मैंने आपको तभी पॉइंट में किया था कि आपको सोसाइटी से परमिशन लेके चेक करना है कि सेलर का कुछ ड्यू बाकी है कि नहीं। मैडम, लेकिन सेलर का, जैसे ये सेम प्रॉपर्टी हमने लिया, उसका आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, दूसरा ही प्रॉपर्टी, उसी बिल्डिंग में दूसरा एक प्रॉपर्टी हाँ, है। तो वो दूसरे प्रॉपर्टी के लिए आपके प्रॉपर्टी को नहीं अटका सकती है सोसाइटी। और जो एरिया नहीं नहीं नहीं, उसका कैसे करेंगे? एरिया के डिफरेंस में जो है सोसाइटी बोलेगी जब तक, मतलब वो एरिया का डिफरेंस कैसे आया वो मेरे को आपके डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। आपके एरिया में जो, आपके डॉक्यूमेंट में जो एग्रीमेंट में एरिया लिखा है वो कहाँ से लिया गया है, वो सारा स्टडी करना पड़ेगा, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट। मैं आपको ये लॉकडाउन बोलूंगा तो आप पेपर आके मिलता हूँ। आपका कुछ नंबर लिया है मैंने? हाँ, स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप मैम, मलाड में मेरा है। एक क्वेश्चन है मैम, मेरा निश्चित मेहता। Suppose in 2018 I have made a will and I have registered it with registrar. Okay. Then again my mind changed in 2019. Again I made a will, which उसके तुरंत बाद समझ लो the maker of will died. He forgot to make the registrar. So which will prevail? The one which was registered in latest, irrespective of the fact whether it's registered or not. Only criteria is latest will. Okay, okay, ma'am. Thanks. Yeah. Welcome. It was very fruitful session, ma'am. Thank you. Thank you. हेलो, Yes. हाँ मैडम, ये कैसे पता चलेगा कि ये लेटेस्ट है, इसके बाद कोई बना नहीं है, या इसमें कोई चेंज ऑफ विल? आपको डेट देख के पता चलेगा, और कितने विल सामने आते हैं वो भी सब प्रोसेस होता है। इसके लिए ही
बोला है ना कि एग्जीक्यूटर कोर्ट में जाके नोटिस देता है कि हम ये विल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर किसी और के पास दूसरा विल होगा तो वो तभी लेके सामने आएगा। ओके ओके हेलो। यस। हाँ, हमें ना हमारा जगह पगड़ी सिस्टम है, तो हाँ। उसमें विल बनाया हुआ है, तो वो लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है वो? देखिए लॉ के हिसाब से ना पागड़ी सिस्टम में आप विल नहीं बना सकते हो। अगर आपको पागड़ी सिस्टम में विल बनाना है ना तो उसके हाँ। साथ और एक डॉक्यूमेंट बनता है, डिक्लेरेशन, आपको वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका वो पागड़ी सिस्टम का प्रॉपर्टी आप विल के द्वारा किसी को दे सकते हैं। नॉर्मल विल लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, और जो आपको विल का रेसिडेंट कॉपी लैंडलॉर्ड, हाँ बोलो। जो रेसिडेंट है वो कमर्शियल में यूज भाड़े पर दे सकते हैं क्या वो लोग? आपको परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए। विदाउट, अगर आपका जगह रेसिडेंस है तो आप विदाउट बीएमसी परमिशन आप कमर्शियल नहीं कर सकते और ना ही कमर्शियल को रेसिडेंस कर सकते हो। उसको लीगलाइज करके फिर आप कर सकते हो। मतलब लैंडलॉर्ड परमिशन देगा तो हम दे सकते हैं ना? नहीं, लैंडलॉर्ड, सिर्फ लैंडलॉर्ड की परमिशन नहीं लगती है वहां पे। आपको कहाँ एरिया, आपका प्रॉपर्टी कौन से एरिया में है? गोरेगांव। गोरेगांव में है ना, तो आपको बीएमसी से भी लैंडलॉर्ड को वो चीज कन्वर्ट करवानी पड़ती है अगर वो कमर्शियल में देना चाहता है तो। ओके, वन मोर क्वेश्चन कि मेरे डैड के ना स्लम का जगह है, हाँ। तो उसमें उन्होंने एक जो जहाँ झोपड़पट्टी था वहाँ पे स्लम बिल्डिंग बना हुआ है, बनाकर उसने मेरे डैड को बेच दिया है। तो मेरे डैड ने एग्रीमेंट बनाया है, तो अभी उनका नाम ट्रांसफर जो 10 साल के बाद होना चाहिए, तो 10 साल के ऊपर हो गया है, तो उन्होंने नाम ट्रांसफर जिस जगह लिया था उन्होंने किया, अभी मना कर रहा है वो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होएगा? नहीं, वैसे मना नहीं कर सकते। उसके लिए मेरे को आपके सारे पेपर्स देखने पड़ेंगे। आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिला है क्या, आपका पात्र अपात्र के लिस्ट में नाम है क्या, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम चेक करके मैं आपको इसके ऊपर बाद में बता सकती हूँ कि आप लीगली क्या इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। एग्रीमेंट बना हुआ है और उनको जो हाँ, मतलब मेरे को वो सारे पेपर्स देखने पड़ेंगे। वो पेपर देखने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पास क्या राइट वे है लीगली। तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, तो फिर मैं आपके पेपर्स देख के आपको बता दूंगी कैसे करना है। I have a question. Yeah. Can the beneficiary be the executor? जनरली हम अवॉइड करते हैं कि आप बेनिफिशियरी को एग्जीक्यूटर ना बनाएं, बट बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स का एक ही लीगल हेयर है या एक ही सन या डॉटर है, तो वो केस में आप बना सकते हैं। Thank you. Welcome. Okay. Hello. Yes. Ma'am, I have one question. Yeah. May I ask Nishit Mehta here? Yeah. Ma'am, this Succession Act is a central act or it is governed by the state and has different provisions as per different states? वारसा का जो नियम होता है, नहीं, सक्सेशन વારસાઈગતનો હકની વાત કરો છો ને તમે? વારસાઈગત હક. હા હા. નહીં, એ સેન્ટ્રલાઇઝ એક્ટ છે, એમાં કદાચ થોડા ઘણા પ્રોવિઝન સ્ટેટ હિસાબે અલગ પડે, બટ ઇટ ઇઝ અ સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ એક્ટ. ઓકે ઓકે. ખાલી મહારાષ્ટ્રએ નથી બનાવ્યું. ઓકે, પણ મહારાષ્ટ્ર થોડું ઘણું એડલેસ કરી શકે. હા, એટલે સ્ટેટ હિસાબે કદાચ થોડું ઘણું એમાં વેરિએશન અલગ સ્ટેજ હિસાબે હોય, બટ મેઇન એક્ટ ફોલો થાય છે, સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ એક્ટ જ છે. ओके. When joint property लेती है, अगर residential property joint ना होगा, whereas two friends bought the property outright sale I'm talking about, and while purchasing the flat, if the ratio of the flat is not mentioned in the agreement, that who is holding how many percentage, so while selling the flat, is it that whatever amount they invested pro rata base पर लोगों ने पैसा મળે कि પછી then there can be a dispute later on if it is not. અહીંયા થોડો ગ્રે એરિયા છે, there is a chance of dispute. તો એના માટે જોવું પડે કે કોણે કેટલા પૈસા સ્ટાર્ટિંગમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યા હતા, શું છે, થોડું ડિટેલમાં વાંચવું પડશે. અહીંયા તમારા કેસમાં થોડો ગ્રે એરિયા છે કે ડિસ્પ્યુટ થઈ શકે. So I need to check the documents. If we buy a property with 10 crores, 10 lakhs as a reckoner value, અને એમાંથી એક જણે 2 લાખ આપ્યા છે અને એક જણે 8 લાખ આપ્યા છે, તો પ્રેક્ટિકલી 2 લાખ આપ્યા છે એનો 20% શેર થયો, 8 લાખ આપ્યા છે એનો 80% શેર થયો. But while selling the property, પણ તમે એવું મેન્શન નથી કર્યું ને
જ્યારે તમે બનાવ્યું ત્યારે, એટલે એમાં જનરલી ત્યારે તમારે થોડા એવા ક્લોઝિસ આવે જે નાખીને મેન્શન કરવા પડે, બટ ધેર ઇઝ અ વે આઉટ. જનરલી એવું જ હોય. તો પણ હું તમારું તો બી ડિટેલમાં એકવાર વાંચું ને તો દેન આઈ કેન ગીવ યુ પ્રોપર એડવાઇસ. May I share my કે views ભાઈ on તમારું this? ડોક્યુમેન્ટ શું છે? May I share my views on this point? Yeah. As far as I know, it is very clear that if the proportionate of a different ownership is not mentioned in any legal document, the court is going to take a stand that it will be in equal portion. If it is not that's specified. why I tell that there is a gray area. That's why I mentioned that there is a gray area. I need to check the documents. એમાં પાયલબેન કેવું છે કે એક્ઝામ્પલ જેને 2 લાખ નાખ્યા છે ને એ તો ફાયદામાં છે, બટ ધ ગાય હુ સોલ્ડ 8 લાખ રૂપીસ he will have a counter claim ને કે ના મને તો 80 લાખ મારો તો 80% શેર છે, તો how can I give 50%? Yes, so there એટલે તો જેમાં બાય કહી રહ્યા છે કોર્ટ ઇઝ ટેકિંગ અ સ્ટેન્ડ if it is not mentioned agreement then 50-50 જાય, તો પછી it's a matter of dispute. એટલે એમાં ડિસ્પ્યુટ ના ચાન્સીસ છે. તો એટલે જ્યારે તમે એગ્રીમેન્ટ બનાવો ને ત્યારે બધા પ્રોપર ક્લોઝ બનાવવા જોઈએ. Exactly. પુનાની પ્રોપર્ટીનું રજીસ્ટ્રેશન મુંબઈમાં થાય? પુનાની પ્રોપર્ટીનું રજીસ્ટ્રેશન મુંબઈમાં ન થાય. જ્યાં પ્રોપર્ટી સિચ્યુએટેડ હોય એ જ્યુરિસ્ડિક્શનમાં જ એનું રજીસ્ટર થાય. એટલે એને એક્ઝામ્પલ એટલે કહું છું કે મારે જે પેલી એરિયાનું જે ડિસ્પ્યુટ છે, ઇફ આઈ હેવ ટુ રેક્ટિફાઈ ધ ડીડ, તો મારી પ્રોપર્ટી બાંદ્રામાં છે, ધ વન ઓફ ધ સિસ્ટર ઇઝ સ્ટેઇંગ ઇન પુણે, so we cannot go to Pune and register the document, no, the sister has to come here. અગર જે પર્સન પુનામાં રહે છે અહીંયા નથી આવી શકતા, તો in that case you can execute power of attorney. Specific power of attorney to her sister and do it. Yeah. જો રજીસ્ટર પાવર ઓફ અટર્ની જો અહીંયા આવવા નથી માંગતા તો એ કોઈને પાવર આપી દે ને એના બિહાફ પર એ તમારા રજીસ્ટ્રેશન ને અટેન્ડ કરી શકે છે. અચ્છા, પાવર આપવા માટે બી માણસ પછી ત્યાં પુના જવું પડે ને પાવર લેવા માટે બી? યસ. અને નથી કેમ આવતા એનું કારણ ગોતીને તમારે એને બોલાવવા જોઈએ, બીકોઝ લીગલી ડોક્યુમેન્ટમાં જો મિસ્ટેક છે તો હી હેઝ ટુ કમ ફોર કરેક્શન. એવી રીતે થોડી હોય કે પૈસા મળી ગયા એટલે વસ્તુ પૂરી. ધેટ ઇઝ નોટ ધ વે. એને બોલાવવું પડે. તમે થોડું લીગલ પ્રોસેસ કરો, નોટિસ બોટિસ એમને મોકલાવો ને તો પીપલ વિલ કમ આવવા માટે તૈયાર થાય. કરેક્ટ. પરફેક્ટ. થેન્ક યુ. ઓકે, પાયલબેન, સપોઝ કોઈ માણસ વિલ બનાવ્યા વગર જ એક્સપાયર થઈ જાય છે, તો એઝ પર પ્રેઝન્ટ લો કોણ એના બેનિફિશિયર થઈ શકે? જો એના માતા પિતા પણ હયાત હોય, સપોઝ હવે ધારો કે કોઈ 55-60 વર્ષના વ્યક્તિનું ડેથ થઈ ગયું, હવે એના માતા પિતા 80 વર્ષના એના ફાધર છે, 75 વર્ષના એની મધર છે, એની વાઇફ છે, 2 છોકરા છે, 2 છોકરી છે, એમાં એક મેરિડ છે, એક અનમેરિડ છે. આવું કંઈ હોય તો વોટ ઇઝ ધ લો સેઝ અબાઉટ ધીસ થિંગ? ફર્સ્ટ લીગલ હેરના એમાં છે ને છોકરાઓ અને વાઇફ આવે, અને આ કેસમાં માતા પિતાનો પણ હક લાગે, પણ ફર્સ્ટ રેન્જમાં ધ લીગલ હેર તરીકે વાઇફ અને છોકરાઓ જ આવે. માતા પિતાનો હક પછી લાગે. ઓકે, પછી એટલે પણ લાગે ખરો? અને કયા ઇક્વલ જ લાગે? સપોઝ એની 1 કરોડની કેશ બેંકમાં બેલેન્સ છે, બીજું એની પાસે કશું નથી, એના માતા પિતા છે, એના 2 દીકરા છે અને 2 દીકરીઓ છે, એની વાઇફ છે, તો 6 જણા છે અને 90 લાખ રૂપિયા એની બેંકમાં બેલેન્સ છે, બીજું કઈ જ નથી એની પાસે, તો એવા હક લાગે, માતા પિતાનો પણ લાગે અને વાઇફ અને છોકરાઓનો પણ લાગે, સરખો જ લાગે બધાનો. કોઈના બેકગ્રાઉન્ડ માંથી છે ને બહુ અવાજ આવી રહ્યો છે, મને ક્વેશ્ચન્સ ક્લિયરલી સંભળાતા નથી. પ્લીઝ ઇઝ ઇટ ક્લિયર નાઉ? હા. charitable trust by a agricultural... એક મિનિટ જરા, can I just talk 1 second? દરેક જણા છે ને અનમ્યુટ કર્યું છે, પ્લીઝ જે જેટલા બોલે એ જ ખાલી અનમ્યુટ કરે, બાકી બધા પોતાનો અવાજ મ્યુટ કરી દે. બધાનો અવાજ એક સાથે આવે છે કારણ કે 4-5 જણાએ પોતાને અનમ્યુટ કરી રાખ્યા છે. પિયુષભાઈના એક બેકગ્રાઉન્ડ માંથી મને એક અવાજ આવી રહ્યો છે, કારણ કે હવે અવાજ આવશે કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો મ્યુટ કરો. કરી નાખીશ બધાને. હવે પાયલબેન, મારે એ પૂછવું હતું કે એક પ્રોપર્ટી હોય એમાં જે જોઈન્ટ હોલ્ડર હોય છે, 3 હોલ્ડર છે એમાં જોઈન્ટ હોલ્ડર, તો ફર્સ્ટ હોલ્ડર, સેકન્ડ હોલ્ડર ને થર્ડ હોલ્ડર એવી રીતે લાઈનમાં નંબર હોય, તો ફર્સ્ટ હોલ્ડર નું કંઈક પર્ટિક્યુલર પોર્શન હોય કે 51% કે ત્રણેયનું ઇક્વલ હોય, કે ફર્સ્ટ હોલ્ડર ને રાઈટ હોય પ્રોપર્ટીમાં કે બાકી બંનેને શું શેર આપવો,
એવું કઈ હોય? ના ના, એવું કઈ ના હોય. જો તમે એગ્રીમેન્ટ બનાવ્યું હોય ત્યારે એ લોકોના રાઈટ ડિસાઈડ કર્યા હોય કે ફર્સ્ટ હોલ્ડરના આટલા પર્સન્ટ, આના આટલા પર્સન્ટ, આના આટલા પર્સન્ટ, તો એ કેસમાં વસ્તુ અલગ છે. પણ જો તમે એવું કઈ નથી કર્યું તો તમે ઇક્વલ ભાગીદાર કહેવાઓ ને. એવો ફર્સ્ટ કોઈ હોલ્ડર ને સેકન્ડ હોલ્ડર બંનેનો રાઈટ સેમ ઇક્વલ જ છે. એવો કોઈ ફર્સ્ટ હોલ્ડર ને રાઈટ નથી કે એ નક્કી કરે સેકન્ડ હોલ્ડર થર્ડ હોલ્ડર શું કરશે. ઓકે, થેન્ક યુ. ઇટ્સ એન ઇક્વલ રાઈટ. હેલો, મારે ફાર્મણીની દુકાન છે અંકલ ના નામ ઉપર, અને અંકલ એક્સપાયર થઈ ગયા છે. તો આંટી છે પેલા, અને એમને કોઈ સન નથી. એનું ટ્રાન્સફર કેવી રીતે કરવાનું? એટલે ભાડ્યાતની પાઘડીની દુકાન છે અને અંકલના નામ પર ભાડા ચિઠ્ઠી છે. હા, તો એ આંટીના નામ પર એની ટ્રાન્સફર કરાવવી પડે. હા, આંટીના નામે ટ્રાન્સફર કરાવીને પછી મારા નામે વિલ બનાવવું પડે. હા, એવી રીતે બી થઈ શકે, અથવા તમારા નામે પણ ટ્રાન્સફર, જોઈન્ટ નામમાં બી તમે આમાં ટ્રાન્સફર કરાવી શકો, તમારા આંટીને તમારા જોઈન્ટ નામ પર. ઓકે, અચ્છા. તો લોકો એમાં કઈ આ લે આપણે એમનું કઈ 33% કેવું કઈ? હા, એનું ડોક્યુમેન્ટ બને ને, એ ડોક્યુમેન્ટ બનાવવું પડે તમારે ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી માટેના, ટેનન્સી માટે. Can ATG trust buy agricultural land for agriculture and Gaushala? So partnership, charitable trust, ATG charitable trust, can it buy as an entity agricultural land and land for Gaushala? partnership entity can buy an agricultural land for Gaushala. No, not partnership entity. ATG charitable trust. હા, એની ટ્રસ્ટ ડીડ માં લખ્યું છે કે એને લેન્ડ ને આવી રીતે બાય કરવાનું પ્રોવિઝન છે? ટ્રસ્ટ ડીડ ના ડોક્યુમેન્ટમાં ક્લોઝ જોવા પડે કે એમને ટ્રસ્ટ ડીડ જે બન્યું છે એનો પર્પસ શું છે અને એ લોકો કયા કયા ચીજમાં કામ કરવાના છે, એ મેન્શન કરેલું છે એમાં ટ્રસ્ટ ડીડમાં? ટ્રસ્ટ ડીડના એગ્રીમેન્ટમાં લખેલું છે કે નેચરલ ફાર્મિંગ પ્રમોટ કરવાનું અને ગૌશાલા પ્રમોટ કરવાનું, એ લખેલું છે. હા હા, so he can buy agriculture land, કારણ કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ને ઓલા પણ એના માટે એમની પાસે ખેડૂતનું લાયસન્સ હોવું જોઈએ, અને જે કારણ કે એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ લેવું હોય તો યુ મસ્ટ હેવ એન લાયસન્સ ઓફ ફાર્મર. વિધાઉટ ધેટ યુ કાન્ટ. એ જ અત્યારે જે સમજો 5 ટ્રસ્ટી છે પણ 5 માંથી કોઈ પણ અત્યારે ખેડૂત નથી, તો પછી નો ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. તમારે ખેડૂતનું લાયસન્સ લેવું પડે અને એમના નામ પર તમે એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ લઈ શકો. જો તમારી પાસે ખેડૂતનું લાયસન્સ ના હો તો તમે એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ નથી ખરીદી શકતા. But agriculture license will be in the individual name, no? Trust cannot, like, is not individual that trust license. નહીં, ટ્રસ્ટીના નામ પર લેવું પડે. ટ્રસ્ટના નામ પર તમને લાયસન્સ ના મળે એગ્રીકલ્ચરનું, એ તમારે ટ્રસ્ટીના નામ પર લેવું પડે. ટ્રસ્ટીના નામ પર લાયસન્સ હોય તો ટ્રસ્ટ પછી કરી શકે ને જગ્યા આવી રીતે? હા, એટલે પછી તમારે એમાં બી ડોક્યુમેન્ટેશનમાં બધું ક્લિયર કટ લખવું પડે, નહીં તો પછી આમાં બી ક્યારેક ફ્યુચરમાં જઈને ઇશ્યુ ઉભા થઈ જાય. કારણ કે પછી એવું થાય ચાન્સીસ હોય. હા, કારણ કે ટ્રસ્ટી ડિસ્પ્યુટના ચાન્સીસ હોય. ટ્રસ્ટી કે મારા નામ પર જગા છે, હા, મની માય ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રોપર્ટી બિલોંગ ટુ ટ્રસ્ટ. હા, એટલે બધું ડોક્યુમેન્ટેશનમાં તમારે ક્લિયર મેન્શન કરવું પડે. રાઈટ, ઓકે, થેન્ક યુ. હેલો, હા, અમારે પાઘડીની જગ્યા છે અને મારા હસબન્ડ ને 2 ભાઈ અને 4 બહેનો છે. હા, 4 બહેનો તો હક નથી માંગતા, પણ મારા જેઠ અને મારા હસબન્ડ તો મારા સાસુના નામ પર રૂમ છે પાઘડીની, તો એમાં મારા જેઠનો હક લાગે? ઓફકોર્સ લાગે. જેટલા લીગલ હેર હોય તમારી સાસુના બધાનો હક લાગે. નામ ટ્રાન્સફર કરાવ્યું અમે, તો એના કઈ 33% લેન્ડલોર્ડ લે ખરો? હા, એ લેન્ડલોર્ડ ને રાઈટ છે, લેન્ડલોર્ડ પૈસા લઈને ટ્રાન્સફર કરે છે, પણ બાકી તમે જે કીધું 4 તમારી જે નણંદો છે એ લોકોની એનઓસી ને બધી લેવી પડે. તમે એનઓસી ને બધું લઈ રાખ્યું છે? ના, આમ તો નથી લઈ રાખ્યું, પણ એ કહે છે કે મને એનઓસી વગર હું કરી આપીશ કે. નહીં, એ લીગલી વેલિડ નહીં હોય. કાલે લેન્ડલોર્ડ ફરી પણ જઈ શકે, એટલે બોલીને એટલે ફરી બેટર છે. હા,
હા બોલીને એટલે જ ફરી કહું ગયો છે છું. અને કઈ ડોક્યુમેન્ટ મને બનાવી નથી આપ્યા અને ખાલી ભાડા ચીઠ્ઠી બનાવી આપી છે. તમારે બધા લીગલ હેર છે એ લોકોની એનઓસી બનાવીને લેન્ડલોર્ડ ને ટ્રાન્સફર સબમિટ કરવી પડે. એક લીગલ ફોર્મેલિટી છે, તમારે કરી લેવાની. મોરલ વાત પર ભરોસો ના કરાય. તમારી નણંદોની પણ એનઓસી લઈ લો ને તમારા જેઠ છે એ એનઓસી આપે છે કે એમને રાઈટ જોવે છે, જે રીતે હોય એવી રીતે એના ડોક્યુમેન્ટ્સ બનાવવા પડે. અમે લોકો વાત નથી કરતા. ખાલી પૈસા આપી દેવાથી ટ્રાન્સફર નહીં થઈ જશે. અચ્છા. કાલે લેન્ડલોર્ડ પૈસા લઈને ફરી જશે, તમે શું પ્રૂફ કરશો કે તમે પૈસા આપ્યા છે? એને કેશમાં પૈસા લીધા હશે. ના, મને મારા નામની ભાડા ચીઠ્ઠી બનાવી આપી છે, પણ એ બધા બિલિંગ વાળા કે એ વેલિડ નથી. એ વેલિડ નથી ગણાતી. કાલે તમારા જેઠ આવીને ક્લેમ કરી શકે છે કે મારો બી રાઈટ છે, એટલે તમારે બધાની એનઓસી ની લઈને લેન્ડલોર્ડ ને સબમિટ કરવી પડશે. પ્રોપર બે નથી. લેન્ડલોર્ડ ઊભા થઈ જશે કે ઓલો બે લેન્ડલોર્ડ છે, એક પ્રોપર્ટી કાર્ડ પર બીજાનું નામ છે અને ભાડું બીજું ઉઘરાવે છે. હવે અમારે લેન્ડલોર્ડ કેવી રીતે નક્કી કરવો કે આ ઓરિજિનલ છે એમ કરીને? તમારી બધી ભાડા ચિઠ્ઠી ને બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ જોઈને હું તમને કહી શકું કે કોણ રાઈટ ઓનર છે ને કોની પાસે તમારે અપ્રોચ કરવો જોઈએ. ઘણીવાર એવું હોય છે કે લોકો એને પૈસા આપી દે છે જેને પ્રોપર્ટીમાં કઈ હક જ નથી હોતો. હા, એવું બી થઈ જાય છે, એટલે મારે તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ ચેક કરવા પડે, પછી હું તમને કહી શકું. અને હમણાં ભાડું બી નથી લેતો. હવે તો અમારે ભાડું કેવી રીતે ભરવું, ક્યાં ભરવું? હા, એ તમે એની બી લીગલ પ્રોસેસ હોય છે. તમે એને ભાડું મોકલાવી શકો છો કુરિયર થી, ચેક થી. એક લોયર ની નોટિસ સાથે તમારે એને ભાડું મોકલી દેવાનું. એ લે ના લે એનો ઇશ્યુ છે, પણ તમારા તરફથી ભાડું જવું જોઈએ. નહીં તો કાલે શું કરશે કે તમે રેન્ટ નથી આપતા એમ કરીને તમને ઘરમાંથી બહાર કાઢવાનો, તમારા પર કેસ ફાઇલ કરશે, ઇવિક્શન સૂટ. મેં એને ભાડું મોકલ્યું હતું બાય કુરિયર થી. હા, તો એને રિટર્ન એને રાઈટ મોકલ્યું. છે કે જો ટેનેન્ટ ભાડું ના આપે ને તો એ તમને ઘરમાંથી બહાર કાઢી શકે છે, એવો લેન્ડલોર્ડ પાસે હક છે. કાનૂને એને હક આપેલો છે એઝ પર રેન્ટ એક્ટ. મેં એને ભાડું મોકલ્યું હતું બાય કુરિયર થી, પણ એને રિટર્ન મોકલ્યું અને મને કે રોકડા આપવો. પણ મેં કીધું રોકડા નું મને ચેક આપ્યો, પણ એને 2 વર્ષનું ભાડું લઈ લીધું ને મને ભાડા રસીદ બી નથી આપી અને હજી 2 વર્ષનું બાકી છે. એ ત્યાં જ બધો ગ્રે એરિયા છે. તમારે રેન્ટ ચેકમાં જ આપવાનું, કેશમાં નહીં આપવાનું. આ બધું એનું એક પ્રોસેસ ચાલે છે કે 6-8 મહિના પછી તમારા ખિલાફ કોર્ટમાં જઈને કેસ ફાઇલ કરશે કે ઘરથી બહાર નીકળો. એને લીગલી એને રાઈટ છે. નામ ટ્રાન્સફર ના પૈસા આપ્યા છે, કરી આપ્યું છે. કેશમાં આપ્યા છે કે ચેક થી આપ્યા છે? કેશમાં આપ્યા છે. તો તમે પ્રૂફ કેવી રીતે કરશો? કાલે લેન્ડલોર્ડ ના પાડી દેશે મેં નથી આપ્યા પૈસા. એ ના પાડે છે કે મેં નથી લીધા, પણ મને ભાડા ચીઠ્ઠી મારા નામ પર કરી આપી છે એને. એવી રીતે લીગલી વેલિડ નથી. એ તમને આમાં રાખે છે, અંધારામાં રાખીને કામ કરે છે. તમારી માટે લીગલી વેલિડ નથી. તમે એનઓસી સબમિટ કરો. તો કઈ ના એગ્રીમેન્ટ બનશે કે કઈ એવું કઈ? હા હા, એના એનઓસી ના એગ્રીમેન્ટ ને બધું બને. તમે મને કોન્ટેક્ટ કરજો ને તમારી બધી, કારણ કે તમારામાં લેન્ડલોર્ડ નો બી ઇશ્યુ છે કે કોણ લેન્ડલોર્ડ છે, તો એ બધું ચેક કરવા માટે તમે મને તમારા ડોક્યુમેન્ટ દેખાડજો તો આપણે વાત કરી શકશું. તમારો નંબર ક્યારે મળશે મને? મારો નંબર સ્ક્રીન પર લખ્યો છે, જોઈએ તો તમે લખી બી લો. હા, 1 મિનિટ. ફોન નંબર હા બોલો. 98 70 27 62 73. ક્યારે મળશો? આ તમે કઈ ફિક્સ ડે હોય એવું? લોકડાઉન પછી મળી શકીએ છીએ આપણા. હમણાં તો લોકડાઉન છે તો તમે આવી નહીં શકો. મારી ઓફિસ મલાડમાં જ છે, શેષ પ્લાઝામાં. તો તમે મને ફોન કરજો, હું તમને અપોઇન્ટમેન્ટ નો ટાઈમ આપીશ, એ પ્રમાણે આપણે મળી શકશું. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. વેલકમ. હેલો, આઈ થિંક ચેટ પર મે યસ. હેલો. હા બોલો. હા મેડમ, ગણેશ વાત કરું છું પાર્લાથી. ગિફ્ટ ડીડ માટે એક વાત પૂછવી હતી તમને. મેં સોસાયટીને ગિફ્ટ ડીડ 2 વર્ષ પહેલા, હા, અને મમ્મી હજી હયાત છે પણ સોસાયટી ટ્રાન્સફર નથી કરી રહી મારા નામ ઉપર. મેં એને ઘણા લેટર પણ લખ્યા અને એડવોકેટ થ્રુ લેટર પણ મોકલ્યો હતો અને રજિસ્ટરમાં પણ મેં લેટર મોકલ્યો હતો. તો રજિસ્ટ્રારે પણ એ લોકોને લખીને મોકલાવ્યું છે કે તમે આ પ્રોસેસ જલ્દી પતાવો કરીને. 2 લેટર રજિસ્ટરના પણ સોસાયટીને ગયા છે અને એની સીસી એ લોકોએ મને પણ મોકલાવી છે, પણ સોસાયટી હજી સુધી કોઈ એક્શન નથી લેતા આની પાછળ. અને છેલ્લા હમણાં 1-1.5 વર્ષ શું આપે છે?
કાંઈ નહીં, બસ કે હમણાં ચોપડા અહીંયા નથી, કોઈ છે નહીં અહીંયા, સોસાયટી વાળા બીજા લોકો કહેશે ત્યારે કરશું એમ કરીને કર્યા કરે છે. ના, અને એ લોકો એવી રીતે તમારું વર્ષથી ટ્રાન્સફર અટકાવી ના શકે. અને 1.5 વર્ષથી મને એ લોકો ભાડા ચિઠ્ઠી પણ નથી આપતા, ન રસીદ આપે છે કોઈ ચીજની. મેન્ટેનન્સ લે છે? મેન્ટેનન્સ બિલ જ નથી આપતા. હમણાં વચ્ચે મેં છે ને ઘણી વખત એ લોકોનું મેન્ટેનન્સનું બિલ હતું જે ડાયરેક્ટ મેં એ લોકોના એકાઉન્ટમાં, આપણે સોસાયટીના એકાઉન્ટમાં મેં ચેક જમા કરી દીધા છે. પણ હમણાં છેલ્લા 1.5 વર્ષથી એ લોકો મને ના તો ભાડાની એટલે મેન્ટેનન્સના બિલે નથી આપતા અને ના એ લોકોએ ચેક માંગ્યા છે મારી પાસે. કેમ કે વચ્ચે એક્ઝેક્ટલી શું થયું હતું, એ લોકોને મેં એક ચેક આપ્યો હતો તો એ લોકોએ મારો ચેક ભર્યો નહીં અને 3 મહિના થઈ ગયા એમાં. એ લોકોએ મને બીજો ચેક માંગ્યો મારી પાસે, તો બીજો ચેક આપ. મેં કીધું હું આપું છું બીજો ચેક, પણ મને તમે લખી આપો કે આગળનો ચેક નથી ભરાયો અમારાથી, અમારી મિસ્ટેક થી, એટલે તમે મને બીજો ચેક આપો. તો કે અમે લખીને ના આપીએ એવી રીતે. મેં કીધું હું કેવી રીતે આપું? તમે પછી પાછો લઈને નવો ચેક આપી દેવો તો તમારે ઇન ધેટ કેસ ના પડે. એ લોકો શું છે કે એ લોકો લખીને આપવાની ના પાડે છે, પછી કાલે ઉઠીને એ લોકો કહેશે કે તમે મારે આગળનું આ પેમેન્ટ અમને 1.5 વર્ષ 2 વર્ષ પછી આપ્યું છે, હવે તમે એનું વ્યાજ આપો કરીને. કેમ કે એની પહેલા પણ એ લોકો એવી રીતે કર્યું છે મારી સાથે. તો તમે કઈ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન હમણાં ચાલુ છે તમારા તરફથી? હમણાં કઈ રિટર્ન કમ્યુનિકેશન ચાલુ છે સોસાયટી જોડે? હા, મેં એટલે છેલ્લે જયારે આપણે આની નોટિસ આવી હતી આની રજિસ્ટ્રારની, ત્યાર પછી પણ મેં સોસાયટીને 2 વખત લેટર આપી દીધા છે અને મીટિંગમાં પણ હું પોઈન્ટ રેઝ કરું છું. તે લોકો હા પાડે છે પણ કરતા નથી. ના, તો એના માટે તમારે લીગલ એક્શન લેવું પડે. જો તમારું બધું ડીડ વેલિડ ને બધું છે તો ક્યાં ટ્રાન્સફરમાં ઇશ્યુ છે ઇશ્યુ સમજવો પડે. એ લોકોએ તમને કઈ રિપ્લાય તો આપ્યા હશે ને, તમે આટલા બધા લેટર્સ લખ્યા છે તો? હા, એની પહેલા શું હતું કે લગભગ 6 વર્ષ સુધી છે ને મેં સોસાયટીને કોઈ પણ મેન્ટેનન્સ નતું આપ્યું. આ વાત આજથી 5 વર્ષ પહેલાની છે, એટલે 10-11 વર્ષ પહેલાની છે. કેમ કે મારા ઘરમાં સખત પાણીનો લીકેજ હતો અને સોસાયટી કોઈ એક્શન લેતી નથી એની પાછળ. ના ઉપરવાળા ફ્લેટ જેનો ઓનરશિપ છે એની પાસેથી લે, ના સોસાયટી પોતે ઇનિશિયેટિવ લે, કઈ ના કરે. અને લગભગ 2.5-3 લાખ રૂપિયા મેં ખર્ચો કર્યો આની પાછળ, પણ કોઈ એક જાતનું એ લોકો એક્શન લેતા નતા અને બધો ટોટલ ખર્ચો મારે કરવો પડતો હતો. મેં કીધું તમે મને પૈસા આપો લીકેજના. તો અને ઉપર મારા ઘરની ઉપર ટેરેસ છે એકચ્યુઅલી, અને એ ટેરેસ ફર્સ્ટ ફ્લોર વાળાની છે, એ લોકો યુઝ કરી રહ્યા છે. તો ઈ ટેરેસ માંથી પાણી આવતું હતું મને. ના એ ફર્સ્ટ ફ્લોર વાળો ઈ ટેરેસ રિપેર કરાવે, કાંઈ ના કરે, બધું મારે જ ખર્ચો કરવો પડતો હતો. સોસાયટી કાંઈ ખર્ચો કરતી નથી. મેં કીધું પેલા આ ઇશ્યુ તમે સોલ્વ કરો પછી હું તમને પૈસા આપીશ કરીને. પછી સોસાયટી રીડેવલપમેન્ટમાં જવાની હતી એટલે એ લોકોએ કીધું કે કામ કર ધનેશ, તું બધા જ પૈસા છે ને બધા સોસાયટીના ડ્યુઝ છે ચૂકવી દે તો આપણી સોસાયટી ફ્રી ફ્લોમાં રીડેવલપમેન્ટમાં ચાલી જાય કરીને. ટાઈમ લિમિટનો ઇશ્યુ છે. ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ હજી મને ચેટ પર દેખાઈ રહ્યા છે. આપણે પર્સનલમાં વાત કરી શકશું પછી. તો તમે મને પર્સનલમાં કોન્ટેક્ટ કરો, આપણે વાત કરીએ. ચાલશે. થેન્ક યુ. હા, વેલકમ. હા, હજી કોઈનો ક્વેશ્ચન? એક કંઈક ચેટ પર મને ક્વેશ્ચન દેખાઈ રહ્યા છે. પાયલબેન, મને એમ પૂછવું હતું કે કોઈ વિલ ના બનાવી હોય તો એના લીગલ હેડ્સ કોને ગણાય? એના લીગલ હેડ એની ફેમિલીમાં જેટલા એના વાઇફ હોય, છોકરા હોય ને, અગર વાઇફ છોકરા નથી તો પેરેન્ટ્સ અને એના જેટલા ભાઈ બહેનો હોય બધા લીગલ હેડ્સમાં આવે. અચ્છા, અને વાઇફ અને છોકરા હોય તો પણ એના ભાઈ બહેનો બી લીગલ હેડ્સ માટે કરી શકે? નહીં. વાઇફ અને છોકરા હોય તો પહેલા એ લોકો લીગલ હેડ્સમાં આવે. જો એ પર્સન કુંવારા છે અને એક્સપાયર થઈ ગયા છે ને વિલ નથી બનાવી તો ઇન ધેટ કેસ એના ભાઈ બહેન અને મમ્મી પપ્પા લીગલ હેડ્સમાં આવે. ઓકે, એટલે વ્યક્તિ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. વર્ષાબેન 2 years બેક આઈ થિંક આ ક્વેશ્ચન નો જવાબ મેં આપ્યો. કોઈ ક્વેશ્ચન રહી ગયો હોય, કોઈએ પૂછ્યો હોય ચેટ પર તો પ્લીઝ તમે પૂછી શકો છો. અમિત શાહ નો કંઈક ક્વેશ્ચન છે. અમિતભાઈ, યુ આર ધેર? અમિતભાઈ, હેલો? હેલો? I think he already left. નથી અમિતભાઈ નથી. હા, because એમણે કંઈક ચેટ પર ક્વેશ્ચન મૂક્યો છે બટ ઇટ ઇઝ નોટ વેરી ક્લિયર. તમારો કોન્ટેક્ટ નંબર આપજો એટલે ઓટોમેટિકલી લોકો તમને કોન્ટેક્ટ કરી શકશે. યા, સ્ક્રીન પર મેં મારા નંબર બી લખ્યા છે તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી.
અવાજ નથી આવતો. કોણ વાત કરી રહ્યું છે? ડિસ્ટર્બન્સ બહુ છે, સંભળાતું નથી મને. Is it clear now? Yeah. If it is a Pagadi property and if the tenant if is not staying there, if is property lock and he is staying somewhere else, will he goes his right on the property? હા, અગર ટેનન્ટ છે અને પ્રોપર્ટી યુઝ નથી કરી રહ્યો તો આફ્ટર જો 6 મંથ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોપર્ટી બંધ રહે ને તો લેન્ડલોર્ડ ને રાઈટ છે એ પ્રોપર્ટી પોતાના હપ્તામાં પાછી લઈ લેવાની. એને ઇવિક્શન સૂટ ફાઇલ કરીને પ્રોપર્ટી પાછી લઈ શકે છે જો કન્ટિન્યુઅસ 6 મહિના પ્રોપર્ટી બંધ રહી તો. એઝ પર લો ઇટ ઇઝ પ્રોવિઝન ઇઝ ધેર. Thank you. વેલકમ. હેલો. હા. બેન થોડું નજીક આવીને વાત કરો, મને અવાજ નથી સંભળાઈ રહ્યો. આઈધર તમારા બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ છે બહુ. હેલો. હા હા બોલો. હા, બિલ બનાવ્યું છે, રજીસ્ટર્ડ નથી કર્યું તો ખરેખર ખબર કેવી રીતે પડે? શું વિલ રજીસ્ટર નથી કર્યું અને પછી શું કીધું તમે? પ્લેન પેપર પર લખેલું છે બધું એમના કબાટમાંથી મળ્યું તો ખરેખર એમને જ બનાવ્યું કોઈ બીજાએ બનાવીને મૂક્યું છે એવું પ્રૂફ થઈ શકે કે તમારો અવાજ મને નથી આવતો, બહુ બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ છે ઓર બીજે ક્યાંકથી અવાજ આવે છે તો મને તમારો ક્વેશ્ચન નથી સમજાઈ રહ્યો. કબાટમાંથી વિલ મળ્યું છે પછી શું બોલ્યા નહીં સમજાયું. હેલો. હેલો. હવે ક્લિયર સંભળાય છે બેન? હા, હવે ક્લિયર છે. હા. અચ્છા, વિલ એમના કબાટમાંથી મળ્યું આફ્ટર ધ ડેથ, પણ એ વિલ રજીસ્ટર્ડ નથી, એમાં કોઈ સાક્ષીની સાઇન નથી, ખાલી કાગળ પર આમ લખેલું છે કે આને આપવાનું. તો એ વિલ ખરેખર એમને જ બનાવેલું છે કે કોઈએ ચીટિંગ કરીને મૂક્યું છે એવું કઈ પ્રૂફ થઈ શકે કે એની કે એ જ સાચું માનવાનું? ચેક કરવું પડે કોણે લખ્યું છે, હેન્ડરાઇટિંગ કોના છે ને કેવી સિચ્યુએશનમાં વિલ બન્યું છે, થોડું એનું સ્ટડી કરવી પડે. ઘણીવાર એવું થાય છે કે જો તમે એક્ઝેક્ટ વિલ ના બનાવ્યું હોય અને એટ ધ વેરી લાસ્ટ મોમેન્ટ તમે કઈ પેપર પર લખીને જાઓ તો ઇટ્સ અમાઉન્ટ ટુ અ વિલ. ઇટ્સ અમાઉન્ટ ટુ અ વિલ બટ વી હેવ ટુ ચેક કે એમણે જ બનાવ્યું છે કે બીજા કોઈએ બનાવ્યું છે. ધેર ઇઝ અ ગ્રે એરિયા. ઘણીવાર એવું બી હોઈ શકે બીજા કોઈએ મૂકીને એમના કબાટમાં જે તમારો ડાઉટ છે વી નીડ ટુ ચેક. વી નીડ ટુ ચેક. Okay, yeah, thank you. Yeah. હેલો. હા. હેલો, હું કાંદિવલીથી બોલું છું. હા. અચ્છા, મારે થોડીક 2-3 ક્વેશ્ચન હતા. અચ્છા, અમે કાંદિવલીમાં 3 ભાઈઓ સાથે રહેતા હતા. હા. એમાં 15-20 વર્ષ પહેલા જે અમે કાંદિવલીમાં ફ્લેટ લીધો હતો તો ફાધર આવ્યા જ છે, મધર ઓફ થઈ ગયા છે. હેલો. 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 હેલો, અવાજ સંભળાય છે? હા બોલો. હા હા સંભળાય છે. સંભળાય છે ને? અચ્છા, એટલે અમે વી આર 3 બ્રધર્સ. હેલો. હા, યુ આર 3 બ્રધર્સ. યસ. અચ્છા, એમાંથી એક બ્રધર અલગ રહે છે. ઓકે. છૂટો થઈ ગયા. ઓકે. રાજી ખુશીથી શેર થતા છે. હેલો. હા બોલો ને. હા, તો એમાં હવે અભયભાઈ તમે તમારો અવાજ એકચ્યુઅલી મ્યુટ કરશો જો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો. મને વિનેશભાઈ નો અવાજ નથી સંભળાઈ રહ્યો. એક મિનિટ. હા બોલો. મ્યુટ રાખું ને? હા હવે સંભળાય છે, બોલો. અચ્છા, એટલે હવે એમાં મારે પૂછવું છે કે એક બ્રધર નાનો બ્રધર અલગ રહે છે. હા, હવે અમે મારા ફાધર સાથે 2 ભાઈ, મોટા ભાઈ ને હું સેકન્ડ નંબરનો છું. તો હવે જ્યારે આ ફ્લેટ અમે લોકો 25 વર્ષ પહેલા કાંદિવલીમાં પરચેસ કર્યો તો થોડુંક પૈસાના પ્રોબ્લેમની હિસાબે મેં થોડું ટેકનિકલ કારણસર મારા ફાધર બેંકમાં ડાયરેક્ટર હતા તો એની હિસાબે અમારે લોન લેવી હતી. નવો ફ્લેટ તૈયાર દીધો કાંદિવલી. તો ફાધરે બીજી બેંકમાંથી લોન લીધી તો એમાં ફાધરે મારા મધર ને મોટા ભાઈનું નામ. વિનેશભાઈ એક મિનિટ હું તમને અહીંયા સ્ટોપ કરીશ કારણ કે આઈ થિંક મને ઓર્ગેનાઇઝર પાસેથી મેસેજ આવે કે 12:30 ઝૂમ નું આ મીટિંગ એન્ડ થઈ જશે. તો પ્લીઝ તમે મને પર્સનલમાં કોન્ટેક્ટ કરો કારણ કે ઓલરેડી
29 થઈ ગઈ છે. ઓકે, વાંધો નહીં. તું personal એકચ્યુઅલી કેવું છે ને, જ્યારે આપણે મીટિંગ કરીએ ને ત્યારે એમાં ટાઈમિંગ આપ્યું હતું, કારણ કે મને 1 કલાક નતું તો પણ મેં અડધો કલાક એક્સટેન્શન નાખેલું, તો 12:30 કદાચ ઓટોમેટિકલી ડિસ્કનેક્ટ ન થાય. હા હા, તો ઓલમોસ્ટ વાત અધૂરી રહી જશે, તો પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ મી ઇન પર્સનલ. આઈ વિલ સેટિસ્ફાય યોર ક્વેરી. It will extend on its own. Again, it will extend. ઓકે, હા, તો યુ કેન કન્ટિન્યુ વિનેશભાઈ. હા, વાત કરો અત્યારે. હા હા, તો એમાં એક જરાક તમારી એડવાઇસ હતી કે હવે ત્યારે નક્કી થયેલું કે ભાઈ આપણી લોન ચૂકવાઈ જાય. બધાને વાત કરી કે લોન જ્યારે આપણી જે પ્રોપર્ટી અગેન્સ્ટ લીધેલી, તો મધરને મોટાભાઈનું નામ નાખ્યું હતું. તો મોટાભાઈ ત્યારે હા પાડી દીધી કે આપણે લોન ચૂકવાઈ જાય તો એની સાથે તમારા નામ પર મોટાના નામ પર ભેટ કરી આપીશું. તો હવે મોટા બ્રધર શું કરે છે કે નાનો બ્રધર ચૂકવવું થઈ ગયું છે. મોટા બ્રધરની હવે ઈચ્છા નથી ટ્રાન્સફર કરવાની, મધર ઓફ થઈ જશે. નામ જ્યારે ફ્લેટ પરચેસ કર્યો હતો ત્યારે એગ્રીમેન્ટમાં મોટાભાઈ ને મધરનું નામ, બરાબર છે વિનેશભાઈ? તમારો અવાજ છે ને થોડો ક્લિયર નથી. અચ્છા, હવે સંભળાય છે મારો અવાજ? હા, એટલે સંભળાય છે પણ વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક છે ને ક્રેક આવી જાય છે. અડધી વસ્તુ સમજાય છે, અડધું પ્રોપર આઈ થિંક નેટવર્ક કનેક્શન છે. હા, મ્યુટ પર રાખ્યું છે, બરાબર છે. ઇન્ટરનેટ કનેક્શન આઈ થિંક ઇશ્યુ લાગે છે. અચ્છા, તો એમાં તમારે એડવાઇસ એ કહેતી હતી કે હવે મોટા બ્રધર સાઇન આપણને ટ્રાન્સફર કરવાની જરા ગલ્લા કલ્લા કરે છે. તો એમાં અને ફાધર થોડુંક મોટાભાઈનો ફેવરમાં થોડીક કરે છે. એટલે આમાં અમારે સેકન્ડ ને થર્ડ બ્રધરને અમને પોઝિશન એવું લાગી રહ્યું છે કે એ ટ્રાન્સફર નહીં કરે ને એમના નામે જ રાખવા માંગે છે, એમની ઈચ્છા એવી. તો હવે અમારે શું કરવું કે આમાં કંઈક લીગલ એક્શન શું લઈ શકાય? હા, મને એના માટે જ છે ને તમારું એગ્રીમેન્ટ વાંચવું પડશે, કારણ કે તમારું જોઈન્ટ ઓનરશિપમાં છે ને એગ્રીમેન્ટ. હા, અને લોનની ઇશ્યુ છે, તો એના માટે મારે ક્લિયર થઈ ગયું છે. ઓકે, હા, લોન ભરાઈ ગઈ છે. મધર હવે હયાત નથી. તો ફાધર અત્યારે કહે છે મોટા બ્રધરને કે આપણે જ્યારે લોન લીધી ત્યારે કે આપણું લોન ચૂકવાઈ જાય તો મારા નામ પર ફરીથી ટ્રાન્સફર કરી આપીશ, બરાબર છે. તો હવે બ્રધરનું થોડુંક માઇન્ડ એમ કે છે કે ના, હવે ના પાડે છે. ઓરલ એગ્રીમેન્ટ હતા, કઈ રિટર્ન હતું, એટલે થોડી આનાકાની કરે છે. આનાકાની કરે છે. તો એના માટે છે ને મારે તમારું પેલા એગ્રીમેન્ટ વાંચવું પડશે. હા, એમાં એ લોકોએ કઈ તમે કઈ સ્પેશિયલ મેન્શન કર્યું છે કે ડોક્યુમેન્ટ વાંચ્યા પછી આપણે આનો રસ્તો કાઢી શકીએ છીએ? અચ્છા, રસ્તો કાઢી શકીએ ને કે આમાં શું થઈ શકે? એટલે ફાધર બી બિલ બનાવે તો એ કરી શકે છે ને કે ભાઈ હા, એટલે મારે ડોક્યુમેન્ટેશન ચેક કરવા પડશે જો ફાધર ને બી વિલ બનાવી હોય ને, તો કે પછી એવું ના થઈ જાય કોન્ટ્રાડિક્ટ થઈ જાય. એટલે ડોક્યુમેન્ટેશન ચેક કર્યા પછી હું તમને કહી શકીશ એક્ઝેક્ટ. અત્યારે ફાધર વિલ બી કરી શકે છે ને? હા હા હા, ફાધર વિલ કરી શકે છે. એમાં શું ખર્ચો આવે આ વિલનો અંદાજે? આપણે પછી મળીને વાત કરીએ, કારણ કે 1-2 ક્વેશ્ચન હજી છે અને મને ઓર્ગેનાઇઝર કીધું છે કે લાસ્ટ એક ક્વેશ્ચન લો એન્ડ ધેન રેસ્ટ યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી ઓન ફોન. તો તમે મને પછીથી કોન્ટેક્ટ કરી શકશો તો આપણે વાત કરી શકશું. થેન્ક યુ. મારો નંબર મેં સ્ક્રીન પર રાખ્યો છે. હજી બી કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી. અચ્છા, તમારો નંબર 987037 છે કે 276273? ઓકે, ફાઇન, આઈ એમ નોટેડ. હું પછી કરું તમને, આજે ફોન કરું કલાક પછી? હા, ચાલશે. ઓકે, ફાઇન, થેન્ક યુ. ઓકે. અલ્પેશભાઈ, shall we closed? Yeah, we can close here. Thank you so much, Payalben, for this very, very informative session. And in future also, if needed, we can go for more sessions such like this. Thank you so much. Thank you to me and watch to guide the people about legal formalities. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Yeah. Thank you. Okay.